जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जिक्र विजन में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने 47 क्लासें हैं वो लगा ली है। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप पीछे वाले क्लासें देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यू सभी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए, आज अपन इस क्लास में 12 सितंबर 2022 को जो तीसरी पारी में पेपर हुआ था उस पेपर का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आएँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन देखिए अभी आपके सामने है इस प्रकार से, और इसमें पूछा गया है भी 6 छात्र है, एक वर्ताकार मेज के विपरीत केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, उसमें से क्यू इस प्रकार से 6 छात्र बना लीजिएगा। सीट बना लो भी 1 2 3 4 5 और 6, ये सीट है। अब इसमें बोला भी क्यू है वो बी और सी के ठीक बगल में बैठा है। क्यू है वो बी और सी के ठीक बगल में बैठा है, तो बी और सी के ठीक बगल में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने बोला भी ए है वो सी के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, तो सी का बायां कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। और दूसरा बैठा है कौन, ए, तो यहाँ पे ए आ जाएगा भी। अब इसने बोला भी पी क्यू के दाईं और दूसरे स्थान पे बैठा है। पी है वो क्यू के दाईं और दूसरे स्थान पे बैठा है, तो क्यू ये रहा और इसका दाएं ये हो जाएगा, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, पी आ जाएगा। उसके बाद में दूसरे स्थान पर है आर है वो ए और सी के बीच में है, तो आर यहाँ पे आ जाएगा। अब इसने बोला है भी ए और बी के ठीक बगल में कौन बैठा है, तो ए ये रहा और बी ये रहा, तो ठीक बगल में पी बैठा है, तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन। अब 2 नंबर क्वेश्चन में बोला भी ईंधन के मूल्य में 3 क्रमागत महीनों में 15%, 12% और 10% की गिरावट होती है, लेकिन चौथे महीने में क्या है 25% की वृद्धि हो जाती है। तो मूल मूल्य की तुलना में चौथे महीने में ईंधन के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि या फिर कमी होती है, ये आपको बताना है। तो 15% फ्रैक्शन में चेंज कर लो। अब फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो यहाँ पे 15% का निशान हटाओ, 100 लगा दो, तो इसको कन्वर्ट करोगे यहाँ पे 5 तिये 15 और 20 तिये 5 तिये 15 और 20 5 100, तो यहाँ पे 3/20 आ जाएगा। इसी प्रकार से 12% को फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो ये हो जाएगा 12/100। 4 से काट दो, 4 से काटोगे तो 4 तिये 12 और 4 5 20, तो यहाँ पे 25 चौके 100, 25 चौके 100 हो जाएगा भाई, 3/25 हो जाएगा। 10% को फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 1/10, और 25% को फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो ये हो जाएगा 25/100, तो ये हो जाएगा आपके पास में 1/4। अब देखो भी, अब यहाँ पे अपन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। नीचे वाली है 20% जो मूल मूल्य है, और उसके बाद में 3 की गिरावट करनी है, तो ये हो जाएगा 17। इसी प्रकार से 25 है, और 25 में 3 की गिरावट 25 में 3 की गिरावट करनी है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये 22 हो जाएगा। और उसके बाद में 10 है और 1 की गिरावट करनी है, तो ये 9 हो जाएगा। और उसके बाद में 4 है और 5 4 है और 1 की क्या करनी है, बढ़ोतरी करनी है, वृद्धि करनी है। अभी अब की बार चौथे महीने में वृद्धि होती है, तो 1 की वृद्धि कर दो, ये वृद्धि हो जाएगी। अब देखिएगा ये तो आपके पास में क्या है, वृद्धि से पहले का वृद्धि या फिर कमी से पहले का आएगा यहाँ पे, और इस साइड में जो आएगा वो आपका वृद्धि या फिर कमी होने के बाद का मूल्य आएगा। अब यहाँ पे देखो भी, आपस में गुणा करो, आपस में गुणा करोगे तो ये 25 का पहले 20 के साथ में गुणा करवा दो, 25 का पहले 20 के साथ में गुणा करा दो, और 10 का 40 4 के साथ में गुणा कराया तो ये 40 हो गया। और 25 का ये हो जाएगा आपके पास में 25 2 50, 25 2 50, तो ये 500 हो गया। और 500 का 40 के साथ में गुणा करवाओगे तो ये 0 0 0 यानी 3 0 आ जाएगा, और 5 चौके 20, तो ये आ जाएगा 20,000 रुपये। क्या था अभी, यानी वृद्धि या फिर कमी से पहले मूल्य 20,000 रुपये था, और उसके बाद में वृद्धि होने के बाद में मूल्य कितना आ गया अभी, 17 का 22 के साथ में गुणा करवाओ, 17 का 22 के साथ में गुणा करवाओगे तो 374, और 374 का फिर गुणा करवा दो 374 का गुणा करवा दो 9 के साथ में, और फिर गुणा करवा दो 5 के साथ में, तो ये आपके पास में आ जाएगा 16,830, 16,830। यानी पहले वृद्धि से पहले या फिर कमी से पहले मूल्य 20,000 रुपये था, और उसके बाद में वृद्धि या फिर कमी आने के बाद में 16,830 हो गया। अब ये देखो भी कितने की वृद्धि या फिर कमी हुई है, तो यानी कमी होगी कितने की, 20,000 के अंदर से 20,000 में से आप कितना घटाओगे, 20,000 में से माइनस कर दो 16,830, तो 16,830 है वो आप माइनस करोगे तो ये
आपके पास में आ जाएगा 3170 रुपये की क्या आ गई, कमी आ गई। कितने के ऊपर कमी हुई है, तो ये 20,000 रुपये के ऊपर कमी हुई है, और इंटू कर दो आप 100, इंटू 100 करोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 317 के अंदर है, 317 के अंदर भाग देना आपको 20 का, तो ये आ जाएगा 15.85। कितना आएगा भाई, 15.85, यानी 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, 15.85% की कमी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 3 नंबर क्वेश्चन। अब 3 नंबर क्वेश्चन में बोला गया पादपों में अपशिष्ट उत्पादों के संग्रह हेतु इनमें से किस स्थान का उपयोग किया जाता है, तो वो पुराने जाइलम का यूज किया जाता है, पुराने जाइलम का यूज किया जाता है। 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आगे चलता हूं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में बोला भी भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना की कार्यान्वयन अवधि क्या थी, तो ये 2012 से 2017 है भी, 2012 से 2017 है, यानी 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 2012 से 2017 3 नंबर हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 6 नंबर क्वेश्चन ये बोलता है दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 500 है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है तो दोनों संख्याओं का योगफल कितना है ये आपको बताना है भी। दो धनात्मक संख्याएं हैं ए और बी, ए बी का गुणनफल कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, और पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की 5 गुनी है। पहली संख्या ए है और वो दूसरी संख्या यानी बी की ए है, वो बी की क्या है 5 गुनी है, तो ये हो जाएगा 5, पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की 5 गुनी है, तो पहली संख्या ए और बी है, तो इसको आप मान लो भाई। अब इसमें यहाँ पे मानना पड़ेगा, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है, तो ये x हो जाएगा और ये 5x हो जाएगा भी, ठीक है। अब इनका जो आपको गुणनफल दे रखा है वो कितना दे रखा है, गुणनफल आपको 500 दे रखा है, तो यहाँ पे इनका गुणनफल हमारे अनुसार गुणनफल क्या हो जाएगा, 5x की स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में 500 कर दो, तो x की स्क्वायर बराबर में कितना आ जाएगा 100, तो x बराबर में कितना आ जाएगा 10, x बराबर कितना आ जाएगा भाई 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसने पूछा क्या है, तो दोनों संख्याओं का योगफल कितना है, तो यहाँ पे ये संख्या तो हो जाएगी x यानी 10 और ये 5x है, तो ये हो जाएगी 50, तो दोनों संख्याओं का योगफल देख लो कितना हो रहा है, ये दोनों को ऐड करोगे 50 और 10 60, यानी 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 2 में तत्वों की संयोजकता कितनी होती है, तो तत्वों की संयोजकता है वो 2 ही होती है भी। समूह 2 के अंदर है वो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है, तो यहाँ पे आपका 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। ग्रुप नंबर 1 है उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। ग्रुप नंबर 2 है उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। जो लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन बचते हैं वो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं भी, और वो आपका यहाँ पे जो मैंने पिछले वाली क्लास में यही बताया था भी, जो ग्रुप होते हैं वो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताते हैं, और वो आवर्त होते हैं वो समान कोषों की संख्या को दर्शाते हैं भी, कोष है वो समान है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 नंबर ग्रुप के अंदर है वो उनकी संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो कितनी होती है, संयोजकता 2 होती है अभी सभी की। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 8 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला भी लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के बीच में अपक्रिया का एक उदाहरण है, तो देखो भी लेड नाइट्रेट क्या होता है, PbNO3 होता है भी, PbNO3 होता है, और उसकी किसके साथ में अपक्रिया करवाई जाती है, पोटेशियम आयोडाइड के साथ में, तो आयोडाइड यानी आई होता है भी, और इसकी आपस में अपक्रिया करवाएं तो यहाँ पे पोटेशियम है वो क्या ज्यादा अपक्रियाशील है, किससे, लेड यानी शीशे से, तो ये क्या कर देगा, इसको यहाँ पे से विस्थापित कर देगा, तो इसके बाद में ये तो बन जाएगा KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट, और उसके बाद में यहाँ से ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका लेड आयोडाइड, तो ये बन जाएगा लेड आयोडाइड। तो यहाँ पे बताओ भी कौन सी अभिक्रिया हुई है, तो द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया हुई है, यानी पोटेशियम ने यहाँ से लेड को विस्थापित किया और एक प्रकार से लेड ने यहाँ से पोटेशियम को विस्थापित कर दिया, तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया हुई है। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में वस्तु विनिमय के दौरान सामने आने वाली कठिनाई क्या थी, तो वो थी मूल्य के उभयनिष्ठ मापदंड का अभाव, मूल्य के उभयनिष्ठ मापदंड का अभाव, यानी 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 10 नंबर क्वेश्चन। अब 10 नंबर क्वेश्चन में बोला गया भी 6 मित्र ABADFGL और S में से प्रत्येक की आयु अलग अलग है। S की आयु केवल 4 अन्य मित्रों से अधिक है, D की आयु है S की आयु है केवल 4 अन्य मित्रों से अधिक है, तो 1 2 3 और 4 अन्य मित्रों से अधिक है, तो यहाँ पे आ जाएगा S। D की आयु केवल 1 मित्र से अधिक है, तो D की आयु 1 मित्र से अधिक है, तो यहाँ पे आ जाएगा D।
उसके बाद में इसने बोला भी जी की आयु एल से अधिक है लेकिन ए से कम है। जी की आयु है वो एल से तो अधिक है लेकिन ए से कम है। ए की आयु है वो सबसे अधिक नहीं है, ए की आयु सबसे अधिक नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है, 6 मित्र है तो 1 2 3 4 5 और एक इसके ऊपर और आएगा भी, 6 मित्र हो जाएंगे। अब ए की आयु है वो सबसे अधिक नहीं है, तो कहने का मतलब एस से नीचे आएगा भी, एस के नीचे आएगा ए, और उसके बाद में जी यहाँ पे आ जाएगा और फिर एल यहाँ पे आ जाएगा, और एक और बच गया जो कि ऊपरी ऊपर आ जाएगा। ऊपरी ऊपर फिर कौन आएगा, एफ आ जाएगा, एफ ऊपरी ऊपर आ जाएगा। अब इसने पूछा कि अभी सभी मित्रों में किसकी आयु सबसे कम है, तो एल की आयु है वो सबसे कम हो जाएगी। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। जो पार्टी लोकसभा चुनाव में या 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कुल वोटों में से कम प्रतिशत वोट हासिल करती है, यानी कम से कम कितने प्रतिशत वोट हासिल करे कि लोकसभा में कम से कम 4 सीटें जीतती है, तो उसे राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त होती है। तो वो 6% वोट तो प्राप्त होने चाहिए उसे कम से कम, यानी वोटों के अंदर है वो 6% वोट हासिल होनी चाहिए और कम से कम 4 सीटें हैं वो लोकसभा के अंदर जीतनी चाहिए, तो उसे क्या है राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता मिल जाएगी। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसको P बटा Q के रूप में लिखना है आपको, तो जिसके ऊपर 12 है उसके नीचे 9 लगा दो, जितनी संख्या के ऊपर 12 है उतने ही नीचे 9 लगा दो, जिसके ऊपर 12 नहीं है उसका क्या लगा दो, 0 लगा दो, और वो संख्या उससे घटा दो। तो यहाँ पे देखो भी 3 के ऊपर 12 है तो 3 का ऊपर एक ही अंक के ऊपर 12 था तो नीचे एक 9 लगा दिया, तो ये आ जाएगा 1/3। तो आपका यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में बोला भी अन्नू की वर्तमान आयु का 2 गुना, अन्नू की वर्तमान आयु का 2 गुना, ये अन्नू है, यहाँ पे ये अन्नू है, और उसके बाद में अन्नू की आयु का 2 गुना बिन्ना की, ये बिन्ना है भी। अब इसकी वर्तमान आयु मान लेते हैं भी, इसकी x मान लेते हैं और इसकी y मान लेते हैं, ठीक है। अब अन्नू की वर्तमान आयु का 2 गुना तो यानी 2x हो जाएगा, और बिन्ना की वर्तमान आयु से 6 वर्ष अधिक है, तो यहाँ से y माइनस कर दो और बराबर कर दो 6, समीकरण नंबर 1। चीज समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो भी अन्नू की माता m की वर्तमान आयु, अन्नू की माता है वो m है अन्नू की माता, उसकी वर्तमान आयु अन्नू की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। तो अन्नू की वर्तमान आयु क्या है, x है, तो इसकी 3 गुनी यानी 3x हो जाएगा। और बिन्ना की आयु उसकी बहन की, बिन्ना की जो आयु है वो बिन्ना की आयु उसकी बहन s से 5 वर्ष कम है, तो s से 5 वर्ष कम है, तो कहने का मतलब क्या है, यानी s से 5 वर्ष कम है। 1 मिनट के लिए इसने क्या बोला है, यहाँ पे देखो बिन्ना की आयु है वो उसकी बहन से 5 वर्ष कम है, उसकी बहन से 5 वर्ष कम है, तो बिन्ना की आयु बहन से 5 वर्ष कम है, 5 वर्ष कम है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा भी, इसको जो s है उसकी बहन बिन्ना की और y प्लस में 5 करना पड़ेगा भी, यानी बिन्ना की जो आयु है वो उसकी बहन से 5 वर्ष कम है, तो बहन की आयु बनाने के लिए y के अंदर 5 जोड़ना पड़ेगा। और यहाँ पे ये बोला भी यदि m और s की वर्तमान आयु का योग है वो 64 है, तो इसका प्लस कर दो और बराबर कर दो 64। तो यहाँ से इसको करेंगे तो 3x में प्लस में y बराबर में, ये 5 प्लस का है, बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का होगा तो ये 59 बचेगा भी, यहाँ पे क्या बचेगा 59 होगा। तो यहाँ पे समीकरण नंबर आपका हो जाएगा 2, समीकरण नंबर क्या हो जाएगा भी, ये 2 हो जाएगा। अब देखो भी आगे, अब इसने क्या बोला है, तो अन्नू की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अन्नू की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे एक समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 1 है और समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 1 को घटा दो, तो प्लस में y और बराबर में 59 है, और ये हो जाएगा 2x माइनस में y और बराबर में 6। जोड़ दो भी, जोड़ोगे तो निशान चेंज नहीं होगा, निशान चेंज नहीं होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपके पास में 5x बराबर में कितना आ जाएगा 9 और 6 15, और ये 55 आ गया, तो x बराबर में कितना आ जाएगा अभी 11 आ जाएगा, x बराबर में 11 आ जाएगा। तो अन्नू की वर्तमान आयु है वो 9 और 6 15, ओहो क्या कर दिया, रुको भी, यहाँ पे गड़बड़ी कर दी ना, ये आपका बराबर 9 और 6 15, 1 5 और 6, 5 और 1 6, तो यहाँ पे आ जाएगा x बराबर क्या आ जाएगा 13 5 65 होते हैं भी, तो x का मान 13 आ जाएगा, यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसका लघुत्तम समावर्ती यानी एलसीएम ज्ञात करना है। तो 2.5 है, पॉइंट हटाओ नीचे लगा दो 10, कोई दिक्कत नहीं है।
आगे देखो भी दूसरी संख्या है आपके पास में 0.175, 0.175, पॉइंट हटाओ और नीचे क्या लगा दो, 1000 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब 25 से 5 से काटो इसको, तो 5 दूए 10 और ये हो जाएगा 5 दूए 10 और 25 5 5 25, तो ये हो जाएगा 5/2, 5/2 हो जाएगा। अब इसको 25 से काट दो, 25 चौके 100 और 25 साथ 175, तो ये हो जाएगा 7/40, 7/40। अब फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का अगर आप एलसीएम लेते हो, फ्रैक्शन का एलसीएम लेते हो तो अंश का तो क्या लेना पड़ेगा आपको, एलसीएम लेना पड़ेगा, और हर का क्या होगा, हर का होगा एचसीएफ। अगर फ्रैक्शन के अंदर है वो आपको एलसीएम लेना है तो अंश का आप एलसीएम लो और हर का आप क्या लोगे, एचसीएफ लोगे। तो यहाँ पे 5 और 7 का एलसीएम कितना आता है, 5 और 7 का एलसीएम तो 35 आएगा, और नीचे वाले 2 और 40 का एचसीएफ कितना होता है, 2 होता है भी, 2 और 40 का एचसीएफ 2 होगा, तो ये हो जाएगा 17.5। 35 में 2 का भाग लगाओगे तो 17.5 आएगा, यानी 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखना फ्रैक्शन के अंदर 1/2, 3/4 इस प्रकार से फ्रैक्शन आती है, और उसमें आपको एलसीएम लेने का बोले तो ऊपर वाली संख्या का तो एलसीएम यानी अंश का एलसीएम होगा और हर का एचसीएफ होगा। जस्ट इसके विपरीत अगर आपसे बोलता है भी फ्रैक्शन का एचसीएफ याद करो, तो जो बोला जाता है वो तो ऊपर वाले अंश के साथ कर दो, यानी यहाँ पे अगर बोलता भी 1/2, 3/4, 5/3, 5/3, इसका आपको क्या है, एचसीएफ याद करना है फ्रैक्शन का। तो एचसीएफ याद करने के लिए आप क्या करते, अंश का एचसीएफ याद करते, लेकिन हर है उसका एलसीएम याद करते, जस्ट इसका उल्टा कर देते। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 15 नंबर क्वेश्चन। और 15 नंबर क्वेश्चन में बोला गया भी ये आपको मूल समीकरण दे रखी है और इसमें मूलों की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। बहुत बार क्वेश्चन में करवा चुका हूं ऐसा। अब देखो भी मूलों की प्रकृति जानने के लिए b² माइनस में 4ac होता है, b² माइनस में 4ac बराबर 0। अब b² b का मान क्या है, 1 है, तो 1 की स्क्वायर 1 ही होगा भी, और माइनस में 4 और ये हो जाएगा a का मान 1 है और इंटू c का मान 12 है, तो 12 चौके 48, तो 1 माइनस में 48, तो 1 में से 48 गया तो ये माइनस का 47 बच गया। अब ये माइनस का 47 है, ये बताओ मेरे को 0 से बराबर है या फिर 0 से बड़ा है या फिर 0 से छोटा है। तो आप बोलोगे सर 0 से ये तो छोटा है, 0 से छोटा है, तो इसका मतलब क्या हो गया भी मूल यहाँ पे क्या होंगे, मूल वास्तविक होंगे, सॉरी मूल है वो आभासी होंगे, मूल है वो आभासी होंगे और कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। मूल आभासी और काल्पनिक होंगे यानी अवास्तविक होंगे भी। तो 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। अब इसकी कंडीशन 3 देख लो भी क्या होती है। b² माइनस 4ac का मान है वो अगर 0 के बराबर आ जाता है तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, और कैसे होंगे, मूल वास्तविक होंगे और यहाँ पे समान होंगे, और समान होंगे। दूसरी कंडीशन ये होती है b² माइनस में 4ac इसका मान है वो अगर 0 से बड़ा आ जाता है, 0 से बड़ा आ जाता है तो मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे, और कैसे होंगे, असमान होंगे यानी भिन्न होंगे। तो कैसे होंगे, भिन्न होंगे। और अगर b² माइनस 4ac जो अभी अपन ने निकाला है अगर इसका मान है वो 0 से छोटा आ जाता है यानी माइनस में मान आता है तो मूल क्या होंगे, आभासी। आभासी का मतलब होता है काल्पनिक होंगे यानी अवास्तविक होंगे। तो यहाँ पे यही कंडीशन यहाँ पे आई है भी, यानी माइनस में आया है, माइनस में आया तो इसका मतलब क्या होंगे, दोनों मूल है वो काल्पनिक होंगे और कैसे होंगे, अवास्तविक होंगे। आगे देखो भी नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब 16 नंबर क्वेश्चन में बताया गया भी 4 और 9 का रिलेशन बताना है क्या है, और 5 और 12 का रिलेशन बताना क्या है, तो 3 और आगे बताना है भी इसका रिलेशन है वो किसके साथ होगा। तो देखो भी जो संख्या दी गई है उसको क्या है, 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे और उसके बाद में गुणा किससे करोगे भी, 2 से डिवाइड कर दो, 4 को 2 से डिवाइड करो, 4 को 2 से डिवाइड, नहीं ऐसे तो नहीं होगा। अब देखो भी आगे वाली जो संख्या है ना ये, इसको 3 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड कर दो, यानी 9 को 3 से डिवाइड करो, 3 आ गया, और उसमें प्लस 1 कर दो तो आपके पास में 4 आ जाएगा, पहले वाली संख्या आ जाएगी। इसी प्रकार से 12 को 3 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और प्लस कर दो 1 तो आ गया 5। इसी प्रकार से यहाँ पे इस संख्या को x मान लो और इसमें 3 का डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड कर दो और प्लस कर दो 1 और बराबर कर दो 3, बराबर क्या कर दो भाई, 3 कर दो। तो यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या ले कि 3 इसका एलसीएम आ गया, और ये हो जाएगा x प्लस में 3 और बराबर में 3। तो ये देखो भी सही आ रहा है क्या। अब ये 3 यहाँ पे क्या है, भाग में है, बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो ये गुणा हो जाएगा, तो 3 3 9 हो जाएगा। तो आपके पास में ये आ जाएगा x प्लस में 3 बराबर में 9। तो x बराबर में ये 3 यहाँ पे प्लस का है, बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये x का मान कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ पे 6 रखना पड़ेगा भी, 6 रखोगे तो 6 को 3 से डिवाइड कर दो,
6 को 3 से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा, 2 में 1 जोड़ोगे तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन है साइन ए माइनस में 2 साइन की क्यूब ए अपॉन में 2 कॉस की क्यूब ए माइनस में कॉस ए। तो अपन क्या करेंगे, ऊपर से आपने साइन ए कॉमन ले लिया और ये बन जाएगा 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन में नीचे से आपने कॉस ए कॉमन ले लिया, ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस में 1। अब देखिएगा साइन बटा कॉस 10 होता है, हमारा आंसर आ गया। बट 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर ए और अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस में ए, किसका रिजल्ट एक आएगा, वो किस प्रकार से आएगा। अपन जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। तो यहाँ पे रखेंगे अपन एक बार इसको साइन ए ही रखते हैं, लेकिन 1 की जगह अपन रखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस में 2 साइन स्क्वायर ए और अपॉन में आ जाएगा कॉस ए और ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए। 1 की जगह रखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, बट बाहर माइनस है तो अंदर गुणा होगा तो माइनस बन जाएगा। तो माइनस का ये बन जाएगा हमारे पास में साइन स्क्वायर ए और माइनस का हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। इज दैट क्लियर। तो ये बन जाएगा आपके पास में साइन ए और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए माइनस में 2 साइन स्क्वायर ए। अब यहां से देखिएगा कॉस स्क्वायर ए मैं लिखता हूं, यहां से पहले कॉस स्क्वायर ए लिख दिया। अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस का है और ये माइनस के 2 साइन स्क्वायर हैं, तो माइनस का बचेगा साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन में नीचे है कॉस ए और यहां पे है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए माइनस में कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे प्लस का बचेगा कॉस स्क्वायर ए और माइनस का बचेगा हमारे पास में साइन स्क्वायर ए। ये देखो दोनों नंबर सेम है, कट जाएंगे, बचेगा साइन बटा कॉस 10 होता है, साइन बटा कॉस 10 ए हो जाएगा। ये ऑप्शन हमारा 4 नंबर राइट हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। अंतरिक्ष का रंग काला दिखने का कारण क्या है। अभी अंतरिक्ष का रंग काला दिखने का कारण क्या है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होने के कारण। प्रकाश का है वो फैलाव नहीं होता, अभी प्रकीर्णन होगा तो प्रकाश वहां पे फैलेगा, तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता, जिसके कारण है वो हमें रंग है वो कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 19 नंबर क्वेश्चन। अब 19 नंबर क्वेश्चन में K22 और P लिखा है, इसको ये लिख रहा है M26 और N लिख रहा है। अब देखो भी क्या चेंज कर रहा है इसमें। अभी ये K आता है 11 पे 2 जोड़ दिया 13 हो गया, और P में से P 16 पे आता है 16 में से 2 घटा दिया और यहाँ पे 4 जोड़ दिया। ठीक है, इसी प्रकार से O30L और ये आता है Q34J। अब देखो भी इसके अंदर क्या सिस्टम हो रहा है, यहाँ पे प्लस कर रहा है, ये 4 प्लस 4 कर रहा है और इधर -2 कर रहा है और यहाँ पे भी क्या कर रहा है, +2 कर रहा है भी। तो यहाँ पे S38H को देखो भी क्या हो रहा है, तो यहाँ पे S और S में आप क्या करोगे, +2 करोगे तो ये आ जाएगा U, और उसके बाद में 38 में से 4 जोड़ोगे तो 42 हो जाएगा, और H है, H में से -2 कर दो तो ये आ जाएगा F। तो आपका 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 20 नंबर क्वेश्चन में बोला भी किसी वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उनके मुख्य एक्स पर रखा गया है, तो आपको बताना है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये बताना है भी। अब दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण है, फोकस दूरी क्या है, तो 10 सेंटीमीटर है और 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो दर्पण सूत्र लगा दो। 1/f बराबर क्या होता है, 1/u प्लस में 1/v होता है भी। अब आपको यहाँ पे मान किसका ज्ञात करना है, 1/v का मान ज्ञात करना है, तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 1/f और माइनस में 1/u आ जाएगा। अब 1/v बराबर क्या है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है वो हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है, यानी पॉजिटिव होती है, तो 1/10 हो जाएगा। और ये u है वो अपन क्या है, माइनस में लेंगे, क्योंकि जो वस्तु रखी गई है
वो बाईं ओर रखी गई है दर्पण के, तो माइनस में लेंगे, और माइनस पहले से फॉर्मूले में लगा हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/30। तो यहाँ पे 30 इसका एलसीएम आ जाएगा, ये 3 बच गया और ये 1 बच गया। तो देखो अभी 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 1/v बराबर 4/30 हो जाएगा, और v बराबर क्या हो जाएगा 30/4 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 चौके 28, बच गया 2, और 7 5 35, 4 7 28, बच गया 2 20, और 4 5 20, 7.5। तो अब देखो भी 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेगी ये वस्तु, जो प्रतिबिंब है वो 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो 0 और 10 सेंटीमीटर के बीच स्थित किसी बिंदु पर बनेगा, यानी 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे देखो भी 21 नंबर क्वेश्चन है। अब 21 नंबर क्वेश्चन में बोला गया भी जब प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के ध्रुव पर त्रियक रूप से आपतित होती है, जब प्रकाश किरण है वो अवतल दर्पण के ध्रुव पर त्रियक रूप से आपतित होती है, तो परावर्तित किरण है वो परावर्तित किरण के साथ में क्या होगा ये आपको बताना है। तो ये देखो भी एक मैं अवतल दर्पण का चित्र बना करके, डायग्राम बना करके आपको दिखा देता हूं, समझा देता हूं बढ़िया तरीके से। अब ये अवतल दर्पण है और ये मुख्य फोकस है अभी, ठीक है, मुख्य एक्स है, और यहां से ये क्या है, मुख्य दूसरे रंग से देखो भी, ये क्या है, ध्रुव है, ये क्या है, ध्रुव है। अब ये क्या बोलता है, अवतल दर्पण के ध्रुव पर त्रियक रूप से आपतित होते, तो इस प्रकार से आपतित हो रही है कोई, इस प्रकार से कोई किरण है वो इसके ध्रुव से आपतित हो रही है। जैसे ही ये ध्रुव पे आएगी तो ये वापस क्या है, वापस इस प्रकार से मुड़ जाएगी। ये इस किरण का क्या होता है, नियम होता है भी। अब यहाँ पे आपका जो मुख्य एक्स है, ये क्या है, मुख्य एक्स है, ये अभिलंब की तरह कार्य करेगा, तो यहाँ पे कोण आई बनेगा। ये क्या है, कोण आ रही है, किरण आ रही है, आपतित किरण है, और ये क्या है, परावर्तित किरण है, तो यहाँ पे ये कोण बनेगा। तो जब मुख्य एक्स के ऊपर त्रियक रूप से आपतित होती है तो वो त्रियक रूप से ही क्या है, वापस चली जाएगी। तो यहाँ पे कोण आई और कोण आर है वो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कोण आई बराबर है कोण आर के, तो यहाँ पे आपका 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 22 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें बोला गया है भी सभी मोबाइल है वो लैपटॉप है, सारे मोबाइल है वो किसके अंदर आ जाएंगे, लैपटॉप के अंदर आ जाएंगे, और सभी लैपटॉप है वो नोटबुक है, सारे जो लैपटॉप है वो क्या है, नोटबुक है, और सभी नोटबुक है वो क्या है, किताब है। सारी जो नोटबुक है वो किसके अंदर आ जाएगी, किताब के अंदर आ जाएगी। तो ये लो किताब, या फिर बुक लगा देता हूँ, बुक लिख देते हैं, बुक के अंदर आ जाएगी। अब सभी किताबें हैं वो लैपटॉप है, सारी जो किताबें हैं वो क्या है, लैपटॉप है। तो सारी बुक है वो लैपटॉप है क्या, नहीं हो सकती। अब उसके बाद में कुछ नोटबुक है वो मोबाइल है, कुछ जो नोटबुक है वो मोबाइल हो सकते हैं क्या, बिल्कुल सही है, हो सकते हैं। और सभी लैपटॉप किताब हो सकती है क्या, सारे जो लैपटॉप है वो किताब के अंदर आ रहे हैं, तो ये भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरा और तीसरा वो सही है, पहला गलत हो जाएगा भी। आगे देखो नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें बोला है भी किसी राशि का 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज राशि के 2/5 के बराबर, 2/5 भाग के बराबर है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करनी है आपको। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे मैंने वो राशि मान ली x है, तो ब्याज के कितना हो गया, ब्याज हो गया 2x/5, 2x/5 हो गया। अब यहाँ पे साधारण आपको ज्ञात करनी है दर। दर बराबर क्या होता है, दर बराबर होता है ब्याज, यानी 2x/5, और ब्याज इंटू 100, और अपॉन में आपको क्या करना पड़ेगा, राशि यानी मूलधन इंटू क्या होता है, समय, मूलधन इंटू समय होता है। तो ये x से x कैंसिल कर दो, 5 से कम 5, और 20 बार कट गया, 20 2 40, तो ये आ जाएगा 40/3। और यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो, 40/3, यानी 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 24 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें बोला गया 6 व्यक्ति है O, P, Q, R, S और T एक वर्ताकार व्यवस्था में वर्त के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। Q है वो S और O है वो एक वर्ताकार पथ पे बैठे हैं 6। तो इस प्रकार से एक वर्ताकार पहले तो बना लो यार, इस प्रकार से बना लो। अब उसने बोला है भी O है वो S और Q के बीच में बैठा है, तो ये लो S और Q के बीच में बैठा है। उसके बाद में इसने बोला है T है वो O के दाईं और दूसरे स्थान पर है, तो O के दाएं कौन सा हो जाएगा, ये पहला और दूसरा, यहाँ पे T आ जाएगा। और उसके बाद में बोला भी और Q के दाईं और ठीक बगल में है, और Q ये रहा, तो इसके दाईं और ठीक बगल में T बैठा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। P है वो Q के दाईं और तीसरे स्थान पर है, तो Q ये रहा, पहला दूसरा और तीसरा, यहाँ पे P आ जाएगा। तो एक व्यक्ति और बच गया, यहाँ पे R आ जाएगा भी।
अब इसने क्या बोला है, इनमें से Q के दाईं और दूसरे स्थान पर क्यों कौन बैठा है, Q ये रहा पहला, और दूसरा कौन बैठा है भी R। तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो अभी 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन में बोला भी द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूलों का योग है वो आपको दे रखा है अभी -3/5 है, और यहाँ पे मूलों का जो गुणनफल है वो आपको दे रखा है 2/5 है। अब मूलों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है अल्फा प्लस में बीटा। अल्फा प्लस में बीटा बराबर क्या होता है, -b/c होता है, -b/a होता है। और गुणनफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा डॉट बीटा। अल्फा डॉट बीटा क्या होता है, c/a होता है। अब देखो भी b का मान आपको कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा भी, ठीक है। और ये पहले से माइनस में है और ये माइनस का आ जाएगा भी, ठीक है, माइनस का ये आ जाएगा भी। a का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा, और b का मान यहाँ पे 3 हो जाएगा भी। और इसी प्रकार से c का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और a का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा भी। आपको योगफल दे रखा है और आपको गुणनफल दे रखा है। अब देखो भी समीकरण द्विघात समीकरण ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स की स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा, अल्फा प्लस में बीटा, और ये हो जाएगा एक्स, और ये आ जाएगा प्लस में अल्फा डॉट बीटा। अब यहाँ पे आप इस प्रकार से ज्ञात करोगे तो ये हो जाएगा आपका इसमें आपका फॉर्मूला क्या लगेगा भाई, अब ये फॉर्मूला होता है, इसके अंदर मान रख दो भी, आप मान रखोगे तो एक्स की स्क्वायर और माइनस यहाँ पे अल्फा, और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस का 3/5 है अभी, तो यहाँ पे माइनस के 3/5 रख दो, और उसके बाद में प्लस में, और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो ये हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। अब देखो भी माइनस बाहर है और माइनस अंदर है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास में बनेगा एक्स की स्क्वायर प्लस में 3/5 और प्लस में 2/5 हो जाएगा। अब क्या करो, 5 से पूरी समीकरण को गुणा कर दो भाई, 5 से पूरी समीकरण को गुणा करोगे तो ये 5 नीचे वाला ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 5x की स्क्वायर। क्या होगा भाई, 5x की स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे ये गुणा में x होता है, यहाँ पे फॉर्मूले में गुणा में x होता है यहाँ पे, तो ये गुणा x लग जाएगा, तो ये आपकी समीकरण क्या बनेगी, 5x की स्क्वायर और प्लस में 3x और प्लस में 2, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो कि यहाँ पे आपका 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर है वो यहाँ पे माइनस दे रखा है भी, या तो यहाँ पे माइनस नहीं आएगा या फिर यहाँ पे माइनस नहीं आएगा योगफल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो भी, या तो यहाँ पे माइनस नहीं आएगा या फिर यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, तो या तो इस जगह प्लस आएगा या फिर इस जगह प्लस आएगा, तो ये थोड़ा सा एक मिस प्रिंट है। बाकी 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब 26 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है भी, ये लिख रहा है THRICE, और इसको ये क्या लिख रहा है TR, और उसके बाद में IHEC, और उसके बाद में SECTOR, और यहाँ पे ये लिख रहा है TSROEC, ये लिख रहा है। अब देखो भी, ये जो आपका टी है, इसको टी लिख रहा है, तो कहने का मतलब क्या है भी, यहाँ पे जो नियम लग रहा है ना वो ये लग रहा है भी, इसको क्या है अल्फाबेट के हिसाब से घटते क्रम में लिख रहा है अभी, अल्फाबेट के हिसाब से अवरोही क्रम में लिख रहा है, ये अवरोही क्रम में लिखा है, इसने सभी को सेट करके अवरोही क्रम में लिख दिया, यानी बड़े से छोटे क्रम में लिख दिया। सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे क्या टी है, यानी 20 पे आता है, और उसके बाद में R 18 पे आता है, तो R 18 पे रख दिया, ये 20 पे, और उसके बाद में I 9 पे आता है, और H 8 पे आता है, ये 5 पे आता है, और ये 3 पे आता है। तो इस प्रकार से इसने ये इस प्रकार से अल्फाबेट के हिसाब से अवरोही क्रम में लिख दिया इसको, ठीक है। उसके बाद में देखो भी JOYFUL, अब इसको अल्फाबेट के हिसाब से लिखोगे तो U है वो सबसे बड़ा होता है, सॉरी Y है वो सबसे बड़ा होता है भी, और उसके बाद में U होता है, और उसके बाद में इसके अंदर है वो O होगा, और फिर L आ जाएगा अभी 12 पे, और फिर J 10 पे आ जाएगा, और F है वो 6 पे आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका 4 नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा अभी। आगे देखो भी, नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 27 नंबर क्वेश्चन में आपको यहाँ पे ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक बाद एक प्रतीक है और ठीक पहले भी एक प्रतीक है, तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक बाद एक प्रतीक है। तो यहाँ पे पहले आ जाएगा प्रतीक, और फिर संख्या, और फिर प्रतीक। अब देखो भी, प्रतीक संख्या प्रतीक, प्रतीक आएगा फिर संख्या आएगी और फिर प्रतीक आएगा, तो एक तो ये जोड़ा बन गया अभी,
और उसके बाद में प्रतीक आएगा, संख्या आएगी और जोड़ा प्रतीक आएगा, संख्या आएगी और फिर प्रतीक आ जाएगा एक, ये जोड़ा बन गया। प्रतीक संख्या और प्रतीक, प्रतीक संख्या प्रतीक एक, ये हो जाएगा। तो 3 जोड़े अभी ऐसे, 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों द्वारा प्रोटीनों के संश्लेषण हेतु प्रयुक्त अनिवार्य तत्व है? तो वो है नाइट्रोजन। और पौधे हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। भी पौधे हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। तो आपका 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीनों के संश्लेषण के लिए प्रयुक्त जो तत्व है वो कौन सा है? नाइट्रोजन है। और नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। और जो आपका हरित लवक है, हरित लवक के अंदर है वो आपका जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल में आपका पाया जाता है मैग्नीशियम। क्लोरोफिल के अंदर है वो मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। भी ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अभी क्लोरोफिल के अंदर है वो कौन सी धातु पाई जाती है? तो वो मैग्नीशियम पाई जाती है। और पौधे है वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। और ये है वो प्रोटीन के संश्लेषण के लिए अनिवार्य है। तो अभी 29 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। अस्मिता पूर्व में, अस्मिता है वो पूर्व में, अस्मिता ने दवा की दुकान से दक्षिण की ओर चलना शुरू किया। भी दक्षिण की ओर चलना शुरू किया और 400 मीटर चली। 400 मीटर चलने के बाद में वह दाएं मुड़ती है और 100 मीटर चलती है। अब दाएं मुड़ेगी और 100 मीटर चलेगी, तो दाएं मोड़ दो और 100 मीटर चला दो। उसके बाद में इसने बोला है वे आइसक्रीम पार्लर पर पहुंच गई। और फिर क्या है, वहां से वह दाएं मुड़ती है और 500 मीटर चलती है। तो ये लो 500 मीटर चला दिया। उसके बाद में इसने बोला है भी फिर वह दाएं मुड़ती है और 200 मीटर चलती है। दाएं मुड़ी और 200 मीटर चल गई। और फिर एक सब्जी की दुकान पर पहुंची। अंत में वह दाएं मुड़ती है और 100 मीटर चलती है। तो अंत में दाएं मुड़ी और 100 मीटर चल गई। अब वह अपने घर पहुंच गई। तो उसका घर है वो दुकान से, उसका घर दुकान से यहाँ से बताना है। अभी यहाँ से कितनी दूरी और किस दिशा में है? तो कितनी दूरी पे अभी ये एकदम सीध में आ जाएगी भी इसकी। ये टोटल 500 है, 100 मीटर ये वापस चल गई, ये बच गया फिर 400। तो ये एकदम सीध में आ जाएगी। और ये 100 ये है गैप, 200 ये चली है, तो 100 ये हो जाएगी 100 मीटर और पूर्व में, 100 मीटर और पूर्व में, यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो भी 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। भारत में मलंजखंड नामक खनिज की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। तो भारत में मलंजखंड जो खनिज है, जो खदान है वो तांबे की खनिज के लिए प्रसिद्ध है। अभी भारत में मलंजखंड जो खनिज की खदान है वो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखो भी, कृषि प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के रूप में होती है। भी सेकेंडरी होती है, सेकेंडरी तो बाहर होते हैं भी। तो ये हो जाएगी आपका समानांतर हो जाएगी भी, यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। कहने का मतलब ये है भी प्रणालिका के भीतर है वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं है वो समानांतर होती है, एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करती है। 32 नंबर क्वेश्चन देखो भी, 1911 में कहां पर किंग जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक का जश्न मनाने हेतु एक दरबार का आयोजन किया गया? यहीं पर भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित के लिए निर्णय की घोषणा की गई थी। तो वो हो जाएगा दिल्ली में, यानी आपका 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1911 में दिल्ली में किंग जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक का जश्न मनाया गया था और दिल्ली स्थानांतरण करने की, जो कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण करने की घोषणा की गई थी, लेकिन जो ट्रांसफर हुआ था राजधानी का वो 1912 में हुआ था। भी 1912 में हुआ था, घोषणा 1911 में कर दी गई थी। आगे देखो भी नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। जल संभर वाटर शेड बोलते हैं जिसको, प्रबंध के निम्नलिखित पर जोर दिया जाता है। जल संभर प्रबंध में निम्नलिखित पर जोर दिया जाता है। किसके ऊपर जोर दिया जाता है? भी जो वाटर शेड मैनेजमेंट है। वाटर शेड होता क्या है? तो ऊंचाई वाली जो जगह है, ऊंचाई वाले जो ऊंचे पहाड़ हैं और है जो भी ऊंचाई वाली जो जगह है, उस जगह से पानी को इकट्ठा किया जाता है। उस जगह से पानी को क्या है, एक जगह इकट्ठा किया जाता है, भी वो होता है वाटर शेड। अब जल एवं मृदा का संरक्षण के लिए वाटर शेड मैनेजमेंट किया जाता है, बिल्कुल सही है। भूमि एवं मृदा के प्राथमिक स्रोतों में सुधार के लिए भी वाटर शेड का यूज किया जाता है, एकदम सही बात है। और उसके बाद में जल संभर समुदाय के उत्पादन और आय में वृद्धि के लिए भी वाटर शेड का यूज किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। केवल कृषि और फसल उपज में वृद्धि करके आय में वृद्धि करना वाटर शेड का यूज नहीं है। अभी ये वाटर शेड का यूज नहीं है।
तो यहाँ पे आपका तीन ए बी और सी ये तीनों की तीनों सही है भी, यानी आपका 4 नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें दिया गया भी एक आयत का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है जिसकी लंबाई और चौड़ाई आपको दे रखी है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो यहाँ पे 13 इंटू 12 कर दो, 13 इंटू 12 करोगे तो 12 3 36 3 और उसके बाद में 12 एकम 12, 12 और 3 15 होते हैं, तो 156 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब उपरोक्त श्रृंखला के अंदर है वो आपको ये बताना है भी कितने ऐसे प्रतीक हैं, कितने ऐसे प्रतीक हैं जिसके पहले तो अक्षर और उसके बाद में एक संख्या। तो अक्षर, संख्या, अक्षर, प्रतीक और संख्या, अक्षर, प्रतीक और संख्या, अक्षर, प्रतीक और संख्या 1, अक्षर, प्रतीक और संख्या, और उसके बाद में अक्षर आ गया, अक्षर, प्रतीक और संख्या 2, और अक्षर, प्रतीक और संख्या 3, और अक्षर, प्रतीक और संख्या। तो यहाँ पे 3 ही बनेंगे ऐसे ग्रुप, 3 ही अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 5 वर्ष पहले ए बी और सी की औसत आयु 35 वर्ष थी भी, यानी ए प्लस बी प्लस सी की औसत आयु है वो 35 वर्ष थी। तो यहाँ पे टोटल कितनी हो जाएगी 20 की, तो 3 से गुणा कर दो टोटल, तो ये हो जाएगा 105। उसके बाद में ए और सी की औसत आयु, ए प्लस सी की औसत आयु है वो 48 है, तो 2 इंटू 48, 2 इंटू 48 तो ये 16 और 2 चौके 8 और 1 9 यानी 96 हो जाएगा। तो अब आपको बताना है तो बी की 3 वर्ष बाद आयु बतानी है। तो बी की पहले तो वर्तमान आयु निकाल लो आप, तो इसके अंदर से इसका ए और सी का निकाल दो, तो मेरे पास में बी की बचेगी 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा, और यहाँ पे 9 ही आ जाएगा। अभी आपका 9 कैसे आ जाएगा, रुको भी कैसे कर दिया अपन, 5 वर्ष पहले है भी, ये 5 वर्ष पहले है, तो इसको वर्तमान बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5 इसका और 5 ये और 5 ये, यानी 15 आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा, 15 आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा। और अब से 5 वर्ष बाद, अब से ये 5 वर्ष बाद की है, ये इसकी 5 वर्ष बाद की है, और इसको वर्तमान में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, ये 5 वर्ष बाद की है और ये 5 वर्ष पहले की है, तो इसको तो वर्तमान में बना दिया बनने, वर्तमान में लेके आए तो 5 5 सभी की जोड़ेंगे, तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा भाई 120 हो जाएगा। और इसको क्या करेंगे, इसमें इसने बोला है भी ए और सी की जो आयु है वो अब से 5 वर्ष बाद की है, ये 5 वर्ष बाद की है, तो इसको वर्तमान बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 इसका और 5 इसका दोनों में से घटाएंगे, तो ये 10 इसमें से घटा दो आप, 10 इसमें से घटाओगे तो ये आ जाएगा 86, तो 120 में से 86 घटा दो आप, ये भी वर्तमान है और ये भी वर्तमान है, तो ये आपका हो जाएगा 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, और यहाँ पे 11 में से 8 जाएगा तो 3 34 आ जाएगा। अब ये वर्तमान आयु आ गई बी की, लेकिन बी की पूछी क्या है, अब से 3 वर्ष बाद की आयु पूछी है, तो 3 वर्ष इसमें जोड़ोगे तो 34 और 3 37, यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे 37 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। एक कक्षा के सभी सभी 48 विद्यार्थी एक ही पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़े हैं। युविका पंक्ति के दाएं सिरे से 7वीं है, मालिनी बाएं सिरे से 23वीं है। मालिनी और युविका के बीच कुल कितने विद्यार्थी हैं ये आपको बताना है। तो 22 और 7 जोड़ दो, 22 और 7 जोड़ोगे तो ये 29 हो जाएगा भाई, 29 हो जाएगा। तो टोटल विद्यार्थी है वो 48 है, 48 में से 29 यानी 18 में से 9 जाएगा तो 9, ये 19। तो यहाँ पे कितने विद्यार्थी है, तो 19 विद्यार्थी 20 के अंदर है, यानी 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 38 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें पूछा है भी इसमें से क्या एक कृषि अपशिष्ट है, कृषि का एक अपशिष्ट क्या है, यानी फसल का अपशिष्ट क्या होता है, तो भूसी होता है, यानी आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। जो जानवरों का भोजन होता है जिसे अपन भूसी बोलते हैं, तो वो है वो कृषि का अपशिष्ट होता है, ठीक है। दाना अपन निकाल लेते हैं और अनाज है, फसल निकालते हैं, उसमें से दाना अपन अलग कर लेते हैं और उसके बाद में जो बचता है वो भूसी कहलाता है, जो कि जो जानवर होते हैं, मवेशी होते हैं, उसका क्या होता है, वो भोजन होता है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 39 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन सी इकाई भारत की साख नियंत्रण का कार्य करती है, तो वो भारतीय रिजर्व बैंक करती है, भारतीय रिजर्व बैंक करती है। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपका सामने है 40 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है 5 संख्याओं का औसत आपको 15 दे रखा है। यदि 4 संख्याएं ये है तो आपको 5वीं संख्या बतानी है। देखो भी 5 संख्याओं का औसत है वो 15 है,
तो 5 संख्याओं का औसत 15 है, तो कुल कितना हो जाएगा, तो 5 से गुणा कर दो, 75 हो जाएगा भाई। अब इन संख्या को जोड़ लो, इन संख्या को जोड़ लो भी, 10 है, 12 है, 14 है और 18 है। इसको जोड़ करके इसे टोटल में से घटा दो, तो ये हो जाएगा 8 और 4 12, 2 14, 1 2 3 4 और 1 5, तो ये 54 हो गया। तो यहाँ पे 75 में से 54 जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 और 2 यानी 21। तो यहाँ पे पांचवी संख्या क्या आ जाएगी, 21 आ जाएगी। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी 41 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 41 नंबर क्वेश्चन में बोला गया भी यदि पहला घटक एक सम संख्या है और अंतिम घटक एक विषम संख्या है, देखो भी नहीं। उसके बाद में दूसरी, यदि पहला घटक और तीसरा घटक, यदि दूसरा घटक और तीसरा घटक दोनों विषम है, तो वो भी नहीं है। तीसरा देखो, यदि पहला घटक को एक संख्या है और अंतिम घटक एक प्रतीक है, पहला घटक एक संख्या है और अंतिम घटक एक प्रतीक है, ये लागू हो रहा है। तो पहले और अंतिम दोनों में क्या करना है, एक से कूटबंध करना है। तो यहाँ पे ए आ गया और लास्ट में भी ए आएगा। 4 को क्या लिखेगा, ये जे लिखेगा। और प्रतिशत को क्या लिखेगा भी, प्रतिशत को ये लिख रहा है यू। और 3 को क्या लिखेगा, ये एम। और 7 को क्या लिखेगा, ये 7 को लिखेगा वी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन, 42 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें बोला गया है भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को के संविधान में उल्लेखित नागरिक कर्तव्यों के आधार पर लिया गया है। तो वो आपको लिया गया है यूएसएसआर यानी सोवियत संघ से लिया गया है। सोवियत संघ से मूल कर्तव्यों को लिया गया है और भारत में ये भाग 4A के अंदर जोड़ा गया है और अनुच्छेद 51A के अंदर जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। कौन सी समिति के द्वारा, तो ये सवर्ण सिंह समिति के द्वारा इसको जोड़ा गया था। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन में इसमें बोला गया है 10 ओम और 10 ओम का एक प्रतिरोध ए है और 20 ओम का एक प्रतिरोध बी है। इसे 6 वोल्ट की बैटरी के साथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो ए और बी के शिरों का विभवानुपात क्रम से क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखो भी पहले आपको क्या है, आई ज्ञात करनी पड़ेगी। इसमें आई ज्ञात करोगे तो यहाँ पे टोटल प्रतिरोध देख लो भी कितना है। श्रेणी क्रम में है तो टोटल प्रतिरोध है वो डायरेक्ट जुड़ जाएगा भी। श्रेणी क्रम में है तो 10 और 20, 10 प्लस में 20, टोटल प्रतिरोध है वो 30 ओम हो जाएगा भी। ठीक है। अब 6 वोल्ट की बैटरी के साथ में जोड़ा जाता है तो आप पहले V बराबर क्या होता है, आई आर होता है। V बराबर क्या होता है, आई आर होता है। आई आपको ज्ञात करना, तो V बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर क्या हो जाएगा भाई, आई बराबर हो जाएगा V बटा आर। तो V यहाँ पे क्या है, V यहाँ पे 6 वोल्ट है और यहाँ पे आर आपके पास में कितना है, 30 है। तो आपके पास में आई कितनी आ जाएगी, 1/5 एम्पियर। ये आपके पास में आई का मान आ गया। अब आपको विभवपात याद करना है। तो विभवपात याद करना है तो आपको ये फॉर्मूला लगा दो, ओम का नियम। V बराबर आई आर होता है। तो पहले के लिए यानी ए के लिए क्या होगा, विभवपात। तो ए के लिए आपका हो जाएगा, ए के लिए धारा 1/5 है और यहाँ पे प्रतिरोध कितना है, तो 10 है। तो 10 से गुणा करवा दो, 5 1 5 5 2 10। तो यहाँ पे V का मान कितना आ जाएगा, 2V। V का मान 2 वोल्ट आ जाएगा। उसके बाद में दूसरे में देखो भी B के अंदर देख लो, B के अंदर है वो विभवपात कितना है, तो यहाँ पे धारा कितनी है, 1/5 ही है। इंटू B का प्रतिरोध कितना है, तो B का प्रतिरोध 20 है। तो 20 आ जाएगा, 5 1 5 500 के 20। तो यहाँ पे आपका 4 वोल्ट ये आ जाएगा। तो ये 4 वोल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ए का विभवपात 2 वोल्ट हो जाएगा और बी का विभवपात है वो आपका हो जाएगा 4 वोल्ट। क्योंकि जो श्रेणी क्रम में होता है उसमें आई है वो समान होता है भी। श्रेणी क्रम के अंदर प्रत्येक प्रतिरोध का आई समान होता है, लेकिन वी है वो क्या होता है, अलग अलग होता है भी। श्रेणी क्रम में वी है वो क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, जस्ट इसका उल्टा है वो आपका समांतर क्रम में होता है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन करंट अफेयर का है। 45 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। इसमें बोला गया भी एक दुकानदार 10% छूट के बाद में 45 रुपये प्रति वस्तु की दर से 25 वस्तुएं बेचता है और 50% का लाभ अर्जित करता है। तो यहाँ पे छूट अगर नहीं दी जाती है तो आपको बताना है भी प्राप्त प्रतिशत लाभ कितना होगा, ये आपको बताना है। अब यहाँ से 25 वस्तुएं खरीदता है या फिर 50 खरीदता है या फिर 100 खरीदता है, उसका आपको कोई लेना देना नहीं है अभी। ठीक है, अब देखो 10% की छूट देता है, एक दुकानदार 10% की छूट देता है और 45 रुपये प्रति केजी की दर से बेचता है। 45 रुपये प्रति केजी की दर से बेचता है। तो आपके पास में एसपी आ गया, यानी सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 45 रुपये आ गया। अब यहाँ पे 50% का लाभ अर्जित करता है। तो यहाँ से 50% को मैं 1/2 लिखूंगा। 1/2 यानी 2 इसका क्या है, सीपी है।
1 का लाभ हो गया, तो कहने का मतलब 3 इसका क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। लेकिन वो बोल रहा है 45 है इसका एसपी, तो यहाँ पे 3 बराबर क्या हो जाएगा 45, तो 1 बराबर क्या आ जाएगा 15, 3 45, 15 आ गया। तो यहाँ पे मेरे को ये बता दो इसका सीपी कितना आ जाएगा। सीपी इसका है वो 2 है, तो 2 से गुणा करवा दो, तो इसका क्रय मूल्य है वो 30 रुपये आ गया। क्रय मूल्य 30 रुपये आ गया। अब देखो भी क्रय मूल्य 30 रुपये है, 45 रुपये इसका क्या है, विक्रय मूल्य है। 45 रुपये इसका एसपी यानी सेलिंग प्राइस है, 30 रुपये इसका क्रय मूल्य है। अब वो बोलता है भी 10% की छूट ना दे। अगर वो 10% की छूट ना दे तो 10% की छूट ना दे तो वो क्या करेगा, देखो भी वो मैं संख्या मान लेता हूँ भी x है, इस x के ऊपर आपको क्या है 10% की छूट दी, यानी 90 में बेचा, तो आपको कितने में बेचा, 45 में बेचा। परसेंट का निशान हटाएंगे, नीचे क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे। अब देखो भी ये संख्या मैंने संख्या मान ली कोई x है, उसमें 10% की छूट दी, तो मैंने 90 में बेच दिया, और अपॉन में प्रतिशत का निशान हटाया 100 लगा दिया, और बराबर में 45 रुपये में बेच रहा है अभी। तो x का मान ज्ञात कर लो, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा ऊपर, और नीचे आ जाएगा आपका 90, x बराबर आ जाएगा ये 1 से 1 कैंसिल, 9 5 45 यानी 50 रुपये। तो यहाँ पे x का मान कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है, छूट ना दे, यानी इसका जो अंकित मूल्य है वो कितना हो जाएगा, 50 रुपये हो जाएगा। छूट ना दे तो वो 50 में बेचेगा, छूट देगा तो 45 में बेचेगा। 30 रुपये उसका क्रय मूल्य है, 20 रुपये उसको लाभ हो गया, कितने के ऊपर, 30 के ऊपर इंटू 100 कर दो, तो 0 से 0 कैंसिल, 200 बटा कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। तो 200 बटा 3 आ जाएगा। तो इसका कहने का मतलब क्या है, भाग लगा दो, 6 3 18 बच गया 2 20, 6 3 18 बच गया 2 3, तो 66 से 2 बटा 3 यानी आपका 3 नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। आगे देखो भी 46 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है माध्यिका ज्ञात करनी है। माध्यिका ज्ञात करनी है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इन सभी प्रेक्षणों को आरोही क्रम में सेट करना पड़ेगा। सारे सारे जो प्रेक्षण है उसको आरोही क्रम में सेट करो। आरोही क्रम में सेट करो तो 20 6 बार आया है बीच में, 1 2 3 4 5 और 6, तो पहले 20 लिख दो, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद में देखो भी छोटी संख्या और कौन सी है, 20 के बाद में 23 है भी, 23 देखो इसमें कितनी बार आया है, तो 23 एक बार आया, तो इसमें 23 एक बार आ जाएगा। उसके बाद में संख्या 23 से बड़ी संख्या कौन सी है, 25 है, तो 25 लिख दो भी, और 25 आया कितनी बार आया, तो 25 एक ही बार आया है भी। उसके बाद में 25 के बाद में छोटी संख्या कौन सी, 25 से बड़ी जस्ट 30, तो 30 आ जाएगा। उसके बाद में 31, उसके बाद में 32, उसके बाद में 35, उसके बाद में 40 नहीं है, 41 42 43, 41 41 42 और 43 आ जाएगा। टोटल संख्या देख लो कितनी है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। यहाँ पे भी देख लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 है। तो माध्यिका के लिए क्या करना है, जब संख्या विषम में हो तो बीज का मान ज्ञात करना है भी, बीज का मान ज्ञात करना है। 15 टोटल संख्याएं हैं, तो 7 इधर और 7 इधर, तो बीज की संख्या आपका राइट आंसर होगा। 1 2 3 4 5 6 7, 7 आगे और 7 इधर बच जाएगी, तो यहाँ पे बीज का मान कितना आ जाएगा 25, यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे बताना है आपको क्या आएगा, तो 132 में से 9 जाएगा, 132 में से 9 जाएगा, 12 में 9 जाएगा 3, और यहाँ पे आपका बच गया 12, और 12 में से 10 जाएगा तो 2 बचेगा। अब देखो भी यहाँ पे क्या कर रहा है, ये इसके अंदर से कितना माइनस कर रहा है भी, 23, यहाँ पे स्टार्टिंग में 23 का अंतर आ गया, और 109 90, तो ये आ जाएगा 9, और उसके बाद में आ जाएगा आपके पास में ये 1, यानी 19 का अंतर आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे फिर 17 का अंतर आएगा, और 17 का देखो भी 10 में से 7 जाएगा 3, और 8 में से 1 जाएगा 7, और उसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा 13 का अंतर, 13 का अंतर आएगा, और उसके बाद में 11 का अंतर आएगा भी। एक क्या है, अभाज्य संख्या का अंतर आ रहा है भी, ठीक है। 23 से छोटी अभाज्य संख्या 19, 19 से छोटी 17, 17 से छोटी 13, 13 से छोटी 11, तो यहाँ पे 60 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा, 49 बचेगा, तो आपका 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, यहाँ पे देखो भी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, तो बी आता है 2 पे, और उसके बाद में अस लिखा है इसने, कितना बढ़ा दिया भी, बी आता है 2 पे और इसने 2 अस लिखा है, यानी 19 पे आता है अस, और सही लिख रहा है क्या ये, नहीं, ये नियम तो नहीं लगेगा। अब देखो भी इसमें 2
दो सीरीज चल रही है अभी। बी आता है 2 पे, 2 और 2 4, ठीक है, 4 आ गया, तो यहाँ पे 2 और 2 4 आ गया, और 4 और 2 6, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एफ। इसी प्रकार से 2 आता है, 2 और 4 6, और 6 और 4 10, और ए आता है 1 पे, 1 और 2 3, यानी संख्या के अंदर है वो 2 2 की वृद्धि कर रहा है, तो यहाँ से डायरेक्ट अपन 2 की वृद्धि कर देते हैं। सी आता है 3 पे 3 और 2 5, ई आ जाएगा, और एच आता है 8 पे 8 और 2 10, जे आ जाएगा, और यहाँ पे टी आता है 20 पे 20 के बाद में वी आ जाएगा, 2 बढ़ाएंगे तो अक्षरों के अंदर है वो तो 2 2 की वृद्धि कर रहा है, और संख्या के अंदर है वो 4 4 की वृद्धि कर रहा है भी। तो यहाँ पे आपका 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसने बोला है भी ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि एक्स और वाई किसी कार्य को मिलकर के 20 दिन में पूरा करते हैं। तो ए प्लस बी ये 20 दिन में, और एक्स प्लस में वाई है वो ये करता है 20 दिन में, और ये करते हैं 5 दिन में। ये 5 दिन में एलसीएम ले लो, कितना आ रहा है 20, तो ये आ जाए 20 5 चौके 20 और 20 से कम 20, तो चारों मिलकर के ए बी एक्स और वाई साथ मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। टोटल कार्य 20 है, चारों मिलकर के एक दिन में कितना कार्य कर देंगे भी। ए और बी 4 कार्य करते हैं, एक्स और वाई है वो एक कार्य करते हैं, तो 5 का भाग लगा दो, 500 के 20, 4 दिन में कार्य कंप्लीट हो जाएगा। आगे देखो भाई 50 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें बोला भी ए और बी क्रम से 30,000 और 24,000 की राशियां एक वर्ष में निवेश करते हैं, एक वर्ष के लिए निवेश करते हैं। तो यहाँ पे जो कॉमन है ना वो काट दो, 3 0 से 3 0 कैंसिल कर दो, तो ये आ जाएगा आपका ए और ये आ जाएगा आपका बी। ये 30 है और ये 24 है, फिर क्या करो 3 से काट दो, 6 से काट दो, 6 से काटोगे 6 चौके 24 और 6 5 30। अब उसका जो लाभ है वो 13,500 है, लेकिन हमारे अनुसार उसका लाभ है वो 9 है, तो 9 बराबर 13,500, तो यहाँ पे 9 एकम 9 और 15 नेम 135 होते हैं, तो यहाँ पे एक का मान कितना आ गया 1500 आ गया। अब आपको पूछा क्या है, तो बी का हिस्सा पूछा, तो बी का रेशियो कितना 4 है, तो 4 से गुणा करोगे 6000 आ जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें बोला है भी निम्न में से कौन सा कारक है भारतीय जलवायु को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करता। प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करता ही आपको बताना है। तो यहाँ पे ऊंचाई है ये भी प्रभावित करती है, अक्षांश है ये भी प्रभावित करती है जलवायु को, और दबाव और हवाएं हैं ये भी प्रभावित करती है, लेकिन यूरोपीय देशों में बर्फबारी है वो भारत की जलवायु को प्रभावित नहीं करती है। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब 52 नंबर क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट दे रखा है भी। अब स्टेटमेंट के हिसाब से आपको बताना है कौन सा कथन सही है या फिर निष्कर्ष सही है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे पहला निष्कर्ष देखो भी सही है क्या। पहला निष्कर्ष देखिएगा तो क्या टी से वाई बड़ा है क्या, टी है ये, आर और एस दोनों बराबर है, एस से टी बड़ा है और आर से वाई बड़ा है, तो यहाँ पे अपन नहीं कह सकते। क्या आर से अन बड़ा है क्या, आर से अन बड़ा है क्या, आर से वाई बड़ा है, आर से एस बड़ा, आर और एस दोनों बराबर है भी, आर और एस दोनों बराबर है, एस से टी बड़ा है, टी और अन दोनों बराबर है, तो आर से आर और एस दोनों बराबर हैं, और एस से टी बड़ा है और टी है वो एन के बराबर है, तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं दूसरा निष्कर्ष है वो सही है, दूसरा सही है। ऑप्शन है वो सिंगल में दे रखे हैं, तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, बाकी देखने की जरूरत नहीं है। आगे देखो भी नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें आपको 2 त्रिभुज दे रखे हैं ए बी सी और एक है एफ डी ई, दोनों क्या समरूप है। तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा बराबर होती है भी, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात है वो बराबर होता है। तो यहाँ पे 2 त्रिभुज बना लेते हैं अपन इस प्रकार से, ये है ए, ये बी है, और ये क्या है सी है, और ये है एफ, और ये डी है, और ये हो जाएगा ई। अब देखो भी इसके अंदर कैसे करेंगे इसको सोल्व। अब आपको ए और बी का मान है वो 6 सेंटीमीटर दे रखा है, कोण बी है वो क्या है 60 डिग्री है, कोण ए है वो कितना है 70 डिग्री है। तो यहाँ पे निम्न में से क्या सत्य होगा, तो निम्न में से सत्य यही होगा भी कोण डी है इसका वो भी 60 हो जाएगा, और कोण आपका ये जो ए है वो आपका कितना हो जाएगा, ए है वो 70 हो जाएगा। तो 60 और 70 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा अभी 130 आ जाएगा, 130 आ जाएगा।
त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है, तो ये 50 हो जाएगा। अभी कोण ई है वो 50 हो जाएगा। अब इसने बोला है भी मैंने ये भी बताया भी आपको, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात है वो बराबर होता है। तो ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगी, ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगी। तो इसने क्या पूछा है, तो इसने पूछा है डी एफ निम्न में से कौन सा सत्य होगा। डी एफ बराबर 6 सेंटीमीटर, तो डी एफ बराबर 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। और ई बराबर क्या हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। ई का कोण ई है वो 50 सेंटीमीटर 50 डिग्री का हो जाएगा, ये भी सही है। तो यहाँ पे आपका 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन, 54 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अब इसमें आपको दिया गया है 221 से 256, फिर 465, फिर 387, 356। इसमें बोला गया भी प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ दिया जाए और फिर प्रत्येक संख्या के अंकों को उलट दिया जाए, तो इस प्रकार प्राप्त संख्या को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किए जाने पर कितनी संख्याओं की स्थिति है वो अपरिवर्तित रहेगी। तो सभी में 9 जोड़ो, ये तो हो जाएगा 230। 221 में 9 जोड़ा 230, और 256 में 9 जोड़ोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 जोड़े 4 जोड़ेंगे। 256 में 4 जोड़ेंगे तो 260, और 260 में 5 265 हो जाएगा भाई, ये 265। फिर 465 में 9 जोड़ोगे तो 465 के अंदर 10 ही जोड़ दो भी, तो 475, ये हो जाएगा 474। और उसके बाद में 387 के अंदर है वो 10 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 397, तो ये हो जाएगा आपका 396। और उसके बाद में 356 में से 10 जोड़ोगे तो 366, तो ये हो जाएगा 365। अब देखो भी इसको अवरोही क्रम में सेट करना है। अवरोही क्रम में सेट करना है तो सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद में सबसे छोटी, सबसे बड़ी संख्या, फिर छोटी संख्या, फिर इसके बाद में फिर छोटी संख्या, तो ये आ जाएगा आपका 365, और फिर 265, और फिर 230। तो सभी संख्याओं के जो स्थान है वो चेंज हो गया। अभी 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। अगला 55 नंबर क्वेश्चन देखो भी, 2010 की भाषा जनगणना के अनुसार भारत में बोले जाने वाले कुल संख्या के मामले में तेलुगु का स्थान कौन सा है, तो वो आपका राइट आंसर होगा, चौथा स्थान है। अभी कौन सा है, चौथा, 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 56 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। अब इसमें आपको बताना है 400 और 430 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, ये आपको बताना है। तो ये इसका कोई फॉर्मूला तो होता नहीं है भी ज्ञात करने का, भी अभाज्य संख्या ये अपन ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर है वो आपको पता होना चाहिए भी 400 यानी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो 400 और 430 के मध्य है वो 401 आ जाएगी एक तो, ठीक है, और उसके बाद में 409 आ जाएगी, और उसके बाद में 419 आ जाएगी, और 421 आ जाएगी। तो ये क्या है, अभाज्य संख्याएं होती है भी। अभाज्य संख्याएं आपको पता है खुद स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य का भाग न जाए, तो वो क्या है, अभाज्य संख्याएं होती है। तो 400 और 430 के मध्य में अभाज्य संख्या कितनी आती है, तो 4 आती है। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। बाकी इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, अभाज्य संख्या ज्ञात करने का भी ये फॉर्मूला होता है, कोई फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट 57 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें बोला गया भी किसी कक्षा के 35 विद्यार्थी अपनी लंबाई के बढ़ते हुए क्रम के अनुसार एक कतार में खड़ी हैं। देवयानी पीछे से 11वें स्थान पर है खड़ी है, और यदि वह गौरी के साथ अपना स्थान बदलती है तो वह आगे से 12वीं हो जाती है, आगे से 12वें स्थान पे हो जाती है। तो कहने का मतलब क्या है, अभी दोनों साइड से आपको स्थान मिल गया। फिर देवयानी का पीछे से 11वें स्थान पर है, जब वो स्थान बदल लेती है तो उसका आगे से 12वां स्थान आ जाता है। तो कहने का मतलब क्या है भी, देवयानी और गौरी के बीच में भी ये लो एक ये इस प्रकार से एक पंक्ति है, तो इसमें पीछे से क्या है, देवयानी यहाँ से है यहाँ पर, तो ये कौन सा स्थान है, 11वां स्थान है, और आगे से पता नहीं है कौन सा है। लेकिन जब क्या है वो यहाँ पे ये मान लो भी यहाँ पे क्या है, गौरी बैठी है यहाँ पे। अब गौरी के स्थान में गौरी के साथ में स्थान चेंज करती है, यहाँ पे तो आ जाती है देवयानी और यहाँ पे आ जाती है गौरी, ठीक है। तो गौरी का पीछे से स्थान कौन सा, 11वां है, लेकिन वो आगे बोलता है भी आगे से 12वें स्थान पर हो जाती है, कौन सी, तो आपका ये देवयानी है, सॉरी देवयानी है, ये आगे से क्या है, कौन से स्थान पे आ जाती है, तो ये 12वें स्थान पे आ जाती है, ये बोला है इसने। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में कितने कैंडिडेट है ये आपको बताने हैं। तो दोनों का स्थान जोड़ दो, 12 और 11 कितने होते हैं, 23 होते हैं।
और टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 35 है। तो 35 में से 23 घटा, तो 35 में से 23 घटाओगे तो 2 और 1 12, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। बिहार का शोक के रूप में जाने जाने वाली नदी अपने निरंतर बदलते मार्ग के कारण व्यापक विनाश का कारण बनती है, तो वो कौन सी नदी है, तो कोसी नदी है। भी बिहार का शोक किसे कहते हैं, कोसी नदी को कहते हैं। भी 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी 59 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु Al यानी एल्यूमिनियम से कम अभिक्रियाशील है, तो एल्यूमिनियम से कम अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, ये आपको पता होना चाहिए, अभिक्रियाशीलता का पता होना चाहिए धातुओं का। तो ये होता है के ना कार मांगे, के ना कार मांगे, फिर के ना कार मांगे आलू है, के ना कार मांगे, फिर प्रभु है, नहीं, के ना कार मांगे आलू जाने, के ना कार मांगे आलू जाने, फिर प्रभु है, फिर प्रभु है, क्यों होगी आगे औरत और प्लेटिनम। ठीक है, तो ये अभिक्रियाशीलता का क्रम है। अब एल्यूमिनियम से कम अभिक्रियाशील कौन है ये आपको बताना है। तो सोडियम है, वो भी ज्यादा अभिक्रियाशील है, मैग्नीशियम है, ये भी ज्यादा अभिक्रियाशील है, कैल्शियम है, ये भी ज्यादा अभिक्रियाशील है। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम से जिंक है वो कम अभिक्रियाशील है भी। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। सभी बैग पेन है, सारे के सारे जो बैग है वो क्या है, किस में आ जाएंगे, सभी पेन, सारे के सारे पेन है वो क्या है, बैग है। तो सारे के सारे पेन है वो बैग में आ जाएंगे। और कुछ बोतल है वो पेन है, कुछ बोतल किस में आ जाएगी भाई, कुछ बोतल है वो, कुछ बोतल पेन है, तो इस प्रकार से BO से बोतल हो जाएगी भी, ये BO से बोतल हो जाएगी। और सभी जूते हैं वो क्या है, बोतल है, सारे के सारे जूते हैं वो बोतल है। तो बोतल वाला डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं भी इस प्रकार से। और सारे के सारे जो जूते हैं जैसे जूते हो जाएंगे, तो सारे के सारे जूते हैं वो बोतल में आ गए भी। अब आपको बताना है कोई बैग जूता नहीं है, स्टेटमेंट है वो क्या है, पॉजिटिव है, तो निष्कर्ष नेगेटिव नहीं आ सकता भी। तो उसके बाद में देखो भी कुछ पेन जूते हैं, कुछ जो पेन है वो जूते हैं क्या, जूते वाला ये डायग्राम है और पेन वाला ये है, कैंसल गलत करो। कुछ बैग जूते हैं, कुछ जो बैग हैं वो क्या जूते हैं क्या, तो बैग वाला जूते वाले को काट रहा है क्या, नहीं काट रहा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो सारे के सारे निष्कर्ष है वो गलत हो जाएंगे भी, कोई भी निष्कर्ष पालन नहीं करता। 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी 61 नंबर क्वेश्चन है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के हाइड्राइड और ऑक्साइड के सूत्र है वो किस स्थान पर लिखे जाते हैं, तो वो ऊपर लिखे जाते हैं। वो कहाँ पे लिखे गए हैं, वो ऊपर लिखे गए हैं। आप मेंडलीफ की आवर्त सारणी देखना, मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी बनाई थी उसमें देखना ऊपर ही ऊपर आपको क्या है, हाइड्राइड और ऑक्साइड के फॉर्मूले लिखे हुए मिलेंगे। तो यहाँ पे ऊपर क्या है, ऊपर मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ऊपर ही ऊपर है वो हाइड्राइड और ऑक्साइड के फॉर्मूले होते हैं। यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 62 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। अब इसने बोला भी एक बेईमान डीलर अपने माल को क्रय मूल्य में बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 kg के स्थान पर क्या है, बजाय 800 kg का बाट उपयोग करता है। तो लाभ प्रतिशत आपको बताना है। देखो भी उसने 1000 ग्राम तोलना था, लेकिन वो तोल कितना रहा है, 800 ग्राम तोल रहा है। तो कितने का लाभ हो गया उसको, 200 का लाभ हो गया। कितने के ऊपर, तो 800 के ऊपर, इंटू क्या करोगे 100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8 एकम 8, 8 2 16, बच गया कितना 4 40, 8 5 40। तो यहाँ पे 25% का उसको लाभ हो गया। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 63 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। यदि एक निश्चित संख्या के 6 गुणित से 39 कम 339 है तो संख्या ज्ञात करो, तो वो संख्या x है। उस संख्या के 6 गुणित से यानी 6x से 39 कम यानी 39 और बराबर क्या है 339 है। अब यहाँ पे ये 39 क्या है, माइनस का है, बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। 6x बराबर क्या आ जाएगा 339 प्लस में 39 आ जाएगा। अब 9 और 9 18, 3 3 6 1 7, तो ये आ जाएगा 378। 6x बराबर 378, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 6 से भाग दे दो, 6 5 30 और 6 6 36, 6 6 36, बच गया कितना 1 18, 6 3 18। तो यहाँ पे x का मान कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 64 नंबर क्वेश्चन देखो अभी आपके सामने है। जिंक के कण तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया करते हैं तो उत्पाद क्या बनता है।
जिंक का कण है Zn जिंक होता है भी। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 के साथ में अभिक्रिया करेगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा कौन, हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा जिंक, क्योंकि जिंक है वो हाइड्रोजन से ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, तो ये बन जाएगा ZnSO4। क्या बनेगा भाई, ZnSO4 प्लस में हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, तो ये आपका उत्पाद के रूप में क्या बनता है, तो यहाँ पे ZnSO4 बनेगा। ये कौन सी अभिक्रिया है आपसे पूछे तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। ये कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है। यहाँ से हाइड्रोजन को विस्थापित किया है जिंक ने और बन गया ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस निकल गई। आगे देखो भी नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होगा भाई, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो आपतित किरण आपतन बिंदु पर, आपतित किरण है वो आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। ये आपका अपवर्तन का पहला नियम है। ये अपवर्तन का पहला नियम होता है भी। आपतन किरण, आपतित किरण जो आने वाली जो किरण है, इस प्रकार से ये एक तल हो गया अभी, ये मीडियम फर्स्ट है और ये मीडियम सेकंड है। अब इस पे कोई किरण आ रही है तो इस प्रकार से ये आपतित किरण है, ठीक है। और आपतन बिंदु कौन सा हो जाएगा, जहां पे आ रही है ये यहाँ पे आ रही है। उसके बाद में अभिलंब, ये लो एक हमने क्या है यहाँ पे नॉर्मल डाल दिया और उसके बाद में ये किरण इस प्रकार से निकल गई, यानी ये क्या है अपवर्तित किरण थी। तो यहाँ पे तीनों के तीनों क्या है एक ही तल में होते हैं और वो तल कौन सा है ये देख लो भी, एक ही तल है यहाँ पे क्या है एक ही तल है, एक ही तल के ऊपर है अभी, आपतन तल के ऊपर है, ठीक है, आपतन बिंदु के ऊपर है। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 66 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके द्वारा एक जीव मादा के रूप में जीवन आरंभ करता है, यानी वह प्रक्रिया क्या कहलाएगी जिसमें एक जीव है वो मादा के रूप में क्या करता है, जीवन प्रारंभ करता है, लेकिन कालांतर में वो क्या है नर के रूप में बदल जाता है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, स्त्री पूर्वता बोलते हैं। अभी पहले क्या था, ये स्त्री था तो इसे स्त्री पूर्वता बोलते हैं। जस्ट इसका अगर उल्टा हो जाता है भी यहाँ पे, यानी वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके द्वारा एक जीव मादा के रूप में जीवन आरंभ करता है, लेकिन यहाँ पे आ जाए भी जिसके द्वारा एक जीव है वो नर के रूप में जीवन आरंभ करता है और कालांतर में क्या है, कालांतर में मादा में बदल जाता है, तो उसे क्या बोलेंगे, तो उसे आप बोल सकते हैं नर पूर्वता या फिर पुरुष पूर्वता बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा स्त्री पूर्वता, यानी मादा के रूप में पहले था और वो क्या है नर के रूप में चेंज हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, स्त्री पूर्वता कहलाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 67 नंबर क्वेश्चन करंट अफेयर का है। आगे चलता हूं 68 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है अनधिमान वक्र में निम्न में से कौन सा स्थिर है, कौन सा कांस्टेंट होता है, तो ये उपयोगिता है, वो क्या है कांस्टेंट होती है, वो स्थिर होती है उपयोगिता। आगे देखो भी नेक्स्ट 69 नंबर क्वेश्चन में स्टेटमेंट दे रखा है भी सड़क पर गलत साइड में वाहन चलाने से दुर्घटना होती है। ये आपको स्टेटमेंट दे रखा है भी सड़क के ऊपर अगर आप गलत दिशा में या फिर गलत साइड में वाहन चलाओगे तो दुर्घटना होगी। अब धारणाएं क्या है, धीमी गति से वाहन चलाने से दुर्घटना से बचा जा सकता है, नहीं बचा जा सकता, इसके बारे में तो यहाँ पे बोला ही नहीं है। इस स्टेटमेंट ओनली फॉर यही है भी आप वाहन गलत दिशा में चलाओगे, गलत साइड में चलाओगे तो दुर्घटना होगी, लेकिन धीमी गति में चलाओगे या फिर तेज गति में चलाओगे इसके बारे में नहीं बोला गया। इसमें बोला है दूसरा देखो भी यातायात नियम का पालन करने से सड़क दुर्घटना मुक्त रहेगी, सड़कें हैं वो दुर्घटना मुक्त रहेगी अगर आप यातायात नियमों का पालन करोगे, तो बिल्कुल सही है दूसरा। तो यहाँ पे आपका 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 70 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें संख्या दी गई है, इसके प्रत्येक अंक को आरोही क्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित किया जाए तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति है वो अपरिवर्तित रहेगी, तो 73, 49, 842 है। अब इसमें सबसे पहले आरोही क्रम में सेट करना, तो 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, 5 है नहीं, फिर आ जाएगा 5 नहीं 4 ही आ जाएगा वापस, क्योंकि 4 2 है, उसके बाद में 7, 8 और 9, तो ऐसी ऐसा 3 और 4 2 ही ऐसी संख्याएं हैं जिनका स्थान है वो अपरिवर्तित रहता है भी, तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलता हूँ नेक्स्ट देखिएगा 71 नंबर क्वेश्चन करंट अफेयर का है। 72 नंबर क्वेश्चन देखिएगा सीरीज का है, कौन सा नियम लगेगा, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। 23 और 5 कितने होते हैं, 23 और 5 28 होते हैं, और 28 और 2 और यानी 7 कितने होते हैं, 35 होते हैं, और 35 और
9 कितने होते हैं अभी? 35 में 9 जोड़ा है क्या इसने? 35 में 46 में से 35 निकाल दो भैया। 46 में से 35 निकालोगे तो यहाँ पे बचेगा आपका 11, तो इसमें 11 का आ गया। 5 7 11, 5 7 11, अब कितना आएगा अभी? अब शायद 13 का अंतर होना चाहिए, और उसके बाद में कितने का होगा? 17 का अंतर होगा। तो 59 के अंदर है वो 17 का अंतर करोगे, 9 और 7 16, 5 6 और 1 7, तो यहाँ पे 76 आ जाएगा, यानी 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अभाज्य संख्याओं का है वो अंतर चल रहा है अभी बीच में 5 7 11 13 17। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 73 नंबर क्वेश्चन। 73 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया है भी R1 और R2 को श्रेणी क्रम में संयोजित करना है, तो किस प्रकार से करोगे? तो R बराबर क्या हो जाएगा अभी? R1 प्लस में डायरेक्ट जुड़ेगा श्रेणी क्रम में, R2 होता है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? 3 नंबर ऑप्शन। अगर इसको ही आपको क्या करना पड़े, समांतर क्रम में जोड़ना पड़े, तो R 1 में R बराबर में क्या हो जाएगा? 1 में R1 प्लस में 1 में R2 हो जाएगा अभी, R2 हो जाएगा। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए 74 नंबर क्वेश्चन। 74 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें बोला गया भी ए एक निश्चित कार्य को उतने ही समय में पूरा कर सकता है जितने समय में आपका बी और सी दोनों मिलकर करते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ ए बराबर क्या है? बी प्लस सी। ए बराबर क्या है? बी प्लस सी, ये मैं लिख सकता हूँ। अब इसने बोला भी उस कार्य को पूरा कर सकते हैं यदि ए और बी दोनों मिलकर के उस कार्य को 20 दिन में करते हैं। ए प्लस बी मिलकर के उस कार्य को 20 दिन में करते हैं, और सी अकेला है वो उसे क्या कर सकता है? 60 दिन में पूरा कर सकता है। तो इसका आप एक दिन की धारिता निकालो इसकी, 60 20 60 और 60 एकम 60, तो यहाँ पे सी है वो एक दिन में एक कार्य करता है, और ए और बी दोनों एक दिन में 3 कार्य करते हैं। तो ए प्लस बी बराबर में 3 कार्य करते हैं। तो ए बराबर में कितना कार्य करेगा? तो 3। ए बराबर में यानी ए है वो अकेला कितना कार्य करेगा? तो 3 माइनस में बी कार्य करेगा। अब ए का मान है वो इस समीकरण के अंदर रख दो, क्योंकि ए बराबर बी प्लस सी है। ए बराबर क्या है? बी प्लस सी है, तो इसके अंदर मान रखोगे ए का मान, तो ये आ जाएगा 3 माइनस में बी बराबर में बी प्लस में सी आ जाएगा। अब देखो भी ये यहाँ पे क्या है? माइनस का ये जो सी का मान है वो कितना है? तो सी का मान यहाँ पे 1 है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस में बी और बराबर में b प्लस में 1 आ जाएगा। अब देखो इस b को यहाँ से इधर लेके आओ, इस b को इधर से बराबर से दूसरी साइड में लेके आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 2b हो जाएगा। b पहले से है और एक b और आ जाएगा, तो प्लस के 2b हो जाएंगे। बराबर में ये माइनस प्लस का 1 है, बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। तो यहाँ पे b बराबर कितना आ जाएगा? 2/2, यानी b का मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है वो b है वो भी एक कार्य करता है एक दिन में, और c है वो भी एक दिन में एक कार्य करता है। तो b अकेले उस कार्य को करने में कितना दिन लगेगा? तो टोटल कार्य कितने हैं? 60 है। b एक दिन में एक कार्य करता है, तो कहने का मतलब 60 दिन में 60 कार्य कर देगा। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 75 नंबर क्वेश्चन, ये देखिएगा। अब देखिएगा 75 नंबर क्वेश्चन हमें दे रखा है, दी गई आकृति में P व Q भुजा, ये P भुजा है और ये Q भुजा है, दोनों समांतर हैं, और I एक तिर्यक भुजा है, ये एक I भुजा है जो कि तिर्यक है, जो P व Q को निर्दिष्ट कोण बनाते हुए प्रतिच्छेदित करती हैं। अब हमें मान याद करना है 5x माइनस में y का। अब आप जानते हैं ये ऐसे दो समांतर भुजा है, इसको कोई तिर्यक रेखा काटेगी तो इसके एक ही ओर बनने वाले कोण क्या होंगे? संगत कोण होंगे, और वो हमेशा बराबर होंगे, जिससे इसका मान दे रखा है 6x प्लस वाई डिग्री दे रखा है। ठीक है, थोड़ा सा आपको कम दिखाई दे रहा हो, मैंने लिख दिया है यहाँ पे, और ये है x प्लस 5y, और ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो 6x प्लस वाई बराबर होगा x प्लस 5y। इस x को इधर ले आएंगे और y को इधर लेके जाएंगे, तो 6 माइनस में करेंगे 1, तो ये हो जाएगा 5x, और y इधर जाके माइनस का कर देंगे तो 5 माइनस y करेंगे तो ये हो जाएगा 4y। यानी यहां से अगर अपन y का मान निकालना चाहें तो y का मान आ जाएगा 5/4, गुणा में भाग में चला जाएगा 5/4x, ये हमारे पास में y का मान आ गया। अब अपन जानते हैं रेखिक कोण होता है 180 डिग्री का, ये इधर वाला कोण और ये इधर वाला कोण पूरा रेखिक कोण हो गया, और रेखिक कोण 180 डिग्री का होता है। ठीक है, अब अपन लिखेंगे ये इधर वाला तो 4x है प्लस इधर वाला है 6x प्लस वाई, और बराबर हो गया 180 डिग्री।
अब यहां से y का मान इसके अंदर रख देते हैं, 6 और 4 कितने हो गए, 10x हो गई, और y का मान यहां से रखेंगे तो 5/4, 5x/4 बराबर 180 डिग्री। 4 इसका ले लेंगे एलसीएम, 4 दाएं 40x प्लस में 5x बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। 4 का गुणा करेंगे, 18 चौके 72, 40 और 5 45x हो जाएगा, 45x इज इक्वल टू 720 डिग्री आएगा। x का मान कितना आएगा, 720/45, 9 के पाड़े से काटेंगे, 9 पंजे 45, 9 8 72, 80, 80 में 5 का भाग देंगे तो 16 डिग्री आएगा। x का मान 16 आ गया। अब देखिएगा x का मान 16 आ गया, y का मान निकालना है हमें, यहां पे 16 रख दो तो y का मान आ जाएगा 5/4 गुना 16, 4 के पाड़े से काटोगे 4, 4 5 20, 20 डिग्री, y का मान आएगा 20 डिग्री। हमें निकालना क्या है, 5x माइनस में y का मान, तो 5x का मान तो है 16 माइनस में y का मान 20, 16 5 80, 80 डिग्री माइनस में 20 डिग्री करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 60 डिग्री। तो कितना आएगा, 60। ऑप्शन नंबर 4 हमारे पास में राइट हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 76 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 4 सेंटीमीटर आधार और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो आधार दे रखा है और ऊंचाई दे रखी है, तो फॉर्मूला लगा दो, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है, 4 है, और ऊंचाई कितनी है, 7 है। 2 एकम 2, 2 2 4, तो यहाँ पे 7 2 14, तो 14 सेंटीमीटर, यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो 77 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। भारत में पंचायत निकाय का कार्यालय कितना होता है, भी 5 वर्ष का होता है। भारत में पंचायत निकाय का कार्यालय है वो 5 वर्ष का होता है। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो भी 78 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इस 78 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या है दे रखा है, इसको चेंज कर लो भी। पहले क्या है, आप इसको चेंज कर लो। अब इसको चेंज करोगे तो ये हो जाएगा एक्स की स्क्वायर, एक बार आप रहने दो एक्स की स्क्वायर, और उसके बाद में इस 4a की स्क्वायर, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख दूंगा 4a स्क्वायर, 4a की स्क्वायर लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है अभी, पूरे की स्क्वायर है अभी, ठीक है। और उसके बाद में प्लस में ये 24a और b आ गया मेरे पास में। इस 24a और b को एक बार रहने दो, माइनस में इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 को, तो 9 को क्या लिख सकता हूँ, 3b स्क्वायर लिख सकता हूँ, 3b स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे देखो भी, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ये a है और ये b है भी, ये a है और ये b है। तो यहाँ पे 4 3 12, 4 3 12 और 12 2 24, तो ये मैं 2 लिख सकता हूँ गुणा का, और इंटू 3a और नहीं 2 गुणा में आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 4a और उसके बाद में इंटू 3b और प्लस आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला कौन सा बना है भी, ये देखो फॉर्मूला कौन सा बना है यहाँ पे, तो ये फॉर्मूला बन गया आपका a प्लस b की स्क्वायर वाला बन गया। तो ये होता है a की स्क्वायर प्लस में b की स्क्वायर प्लस में 2ab होता है भी। तो यहाँ पे a क्या है, a की स्क्वायर क्या है, तो 4a की स्क्वायर हो जाएगा, और b की स्क्वायर यहाँ पे क्या है, 3b की स्क्वायर हो जाएगा, और 2ab का मतलब 2 यहाँ पे ये रहा गुणा में, और a का मतलब यानी 4a और b का मतलब यानी 3b, ये बन गया। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला बन गया भी आपका, ठीक है। अब ये x की स्क्वायर है, ये बाहर है, अब मैं बाहर है वो x जो आपका माइनस है, ये भी क्या कर लेता हूँ, बाहर कॉमन ले लेता हूँ भी, माइनस है ये भी आपका बाहर कॉमन ले लेता हूँ। तो आपका ये जो प्लस है वो तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस होगा भी, फिर ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि बाहर कॉमन लिया है माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, और जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब देखो भी ये फॉर्मूला क्या बन गया आपका, ये फॉर्मूला ये होता है ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी की स्क्वायर, a माइनस बी की स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको। तो यहाँ पे a माइनस बी की स्क्वायर, तो इसको मैं लिखूंगा 4a माइनस में 3b की स्क्वायर, 4a माइनस में 3b की स्क्वायर, और यहाँ पे ये क्या है, x माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस उतार लिया। अब देखो भी, अब ये फॉर्मूला एक और बन गया, ये बन गया आपके पास में, इसको मैं a मान लूं और इस पूरे को क्या मान लूं, मैं b मान लूं, तो ये a की स्क्वायर है और ये b की स्क्वायर है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला दूसरा एक और बन गया,
भी ए की स्क्वायर माइनस में बी की स्क्वायर, ए की स्क्वायर माइनस में बी की स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं ए प्लस में बी और ए माइनस में बी लिखते हैं। तो यहाँ पे एक बार जोड़ के तो ये हो जाएगा एक यानी एक्स और माइनस है, अंदर गुणा करवाओगे, अंदर गुणा करवाओगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 4a और प्लस का 3b। ठीक है, एक तो ये बन जाएगा। और एक बार अगर आप माइनस में ले रहे हो, माइनस में ले रहे हो तो यहाँ पे एक आपका ये बन जाएगा, एक है वो आपका ये बनेगा, अभी माइनस में ले रहे हो तो ये हो जाएगा 4 यानी एक्स की स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में माइनस में लोगे b तो ये आ जाएगा आपका प्लस का हो जाएगा ये। अब देखो भी यहाँ पे प्लस का यानी पहले ए प्लस बी, तो ये पहले प्लस का लेंगे, देखो भी पहले प्लस का ले लो या फिर पहले माइनस का ले लो। प्लस का ले रहे हैं, बाहर प्लस ले रहे हैं, बाहर क्या है प्लस ले रहे हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एक्स और ये प्लस का आ जाएगा और फिर आ जाएगा 4a और माइनस में 3b आ जाएगा, एक तो आपका ये हो जाएगा भी। ठीक है, और अब अगर माइनस का ले रहे हैं, बाहर माइनस ले लें, बाहर माइनस ले लें तो अंदर निशान है वो चेंज हो जाएगा भी, x माइनस में 4a ये माइनस का है और अंदर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3b, तो एक ये बन जाएगा। तो ये देखो भी कौन से में है, तो 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो इसको मैंने है वो a प्लस बी के रूप में कन्वर्ट किया है भी, इसको याद रखना, इसको a प्लस बी के रूप में कन्वर्ट कर दिया। तो a प्लस बी की स्क्वायर बराबर क्या होता है, a की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस 2ab होता है भी। ठीक है, और उसके बाद में वापस फिर क्या है, ये इसको a मान लिया और इसको क्या है पूरे को b मान लिया मैंने, तो a की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर क्या होता है, तो a की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर a प्लस बी और a माइनस बी होता है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 79 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें बोला गया भी सभी वर्ग क्या है, गुलाब है, सारे के सारे वर्ग हैं वो क्या है, सभी वर्ग गुलाब आ जाएंगे, तो ये गुलाब है भी। और उसके बाद में कुछ गुलाब है वो तोते हैं और कोई तोता वर्ग नहीं है, तो कुछ गुलाब तोते हैं और तोते हैं वो किस में नहीं जाएंगे, आपके वर्ग के अंदर नहीं जाएंगे। तो अब देखो भी कुछ तोते गुलाब है क्या, कुछ तोते हैं वो गुलाब है क्या, बिल्कुल सही है, और कुछ वर्ग है वो तोते हैं क्या, नहीं हो सकते। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर, यानी 1 नंबर जो निष्कर्ष है वो केवल निष्कर्ष पहला है वो पालन कर रहा है, यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो 80 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें बोला गया भी निम्नलिखित में से कौन सा गोवा में मनाया जाने वाला एक वसंत उत्सव है, तो गोवा में बनाया जाने वाला एक कौन सा वसंत उत्सव है, तो वो आपका राइट आंसर होगा शिग्मोत्सव। शिग्मोत्सव है ये क्या है, वसंत उत्सव, यानी जो कि गोवा में बनाया जाता है, तो आपका 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन देखो अभी आपके सामने है। एक आयताकार कुंडली एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूम रही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कुंडली के तल के लंबवत है, चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो कुंडली के तल के लंबवत है। यदि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कुंडली की गति या फिर स्पीड कम हो जाती है तो उसमें प्रेरित विभवांतर है वो भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा भी, प्रेरित विभवांतर है वो भी घट जाएगा। अगर चुंबकीय क्षेत्र की गति है वो ज्यादा होती है तो प्रेरित विभवांतर बढ़ जाएगा, और चुंबकीय क्षेत्र की गति है वो कम होती है तो यहाँ पे उसका जो प्रेरित विभवांतर है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, पोप ने मदर टेरेसा को संत की उपाधि किस वर्ष दी थी, तो 2016 में दी थी भी, 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा 83 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, करंट अफेयर का है। 83 नंबर क्वेश्चन देखो अभी 6 व्यक्ति है PQRSTU एक ही इमारत के 6 अलग अलग मंजिलों पर रहने वाले हैं। इसमें से सबसे निचली मंजिल का क्रमांक 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। और इसी प्रकार से इसने बोला भी R है वो P की मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पे रहता है, तो P यहाँ पे आ गया और R यहाँ पे आ जाएगा भी। Q सबसे ऊपर वाली मंजिल के ऊपर नहीं रहता भी, Q है वो सबसे ऊपर वाली मंजिल पे नहीं रहता, कहने का मतलब Q है वो 6 के ऊपर नहीं रहेगा। T S की मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है, T है ना वो S की मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पे रहता है। और इसने बोला भी P है वो S के नीचे वाली मंजिल पर, P है ना वो S के
नीचे किसी भी मंजिल पर नहीं रहता है। तो कहने का मतलब है P है वो S के ऊपर आएगा, P S के ऊपर आएगा तो R भी क्या आएगा, S के ऊपर आएगा। इस प्रकार से अब इसने बोला भी U और T की मंजिलों के बीच में केवल 3 व्यक्ति रहते हैं। तो U 1 2 और 3 यहाँ पे आ जाएगा R। और उसके बाद में इसने बोला T और U समक्रमांक वाली मंजिलों पे रहते हैं। T और U है वो T और U समक्रमांक वाली मंजिल के ऊपर रहते हैं। तो देखो भी इन तीनों को सेट करो, पहले इन चारों को सेट कीजिएगा। तो इन चारों को सेट करोगे तो मैं P को सबसे ऊपर वाली मंजिल पे लेके आता हूँ। एक बार P को यहाँ पे लेके आ गया, अब R यहाँ पे आ जाएगा, S यहाँ पे आ जाएगा और T यहाँ पे आ जाएगा। तो T है वो विषम संख्या में तो आ ही नहीं सकता, T है वो विषम संख्या के अंदर है, वो आ ही नहीं सकता। तो यहाँ पे ये तो नहीं होगा। अगर S और T को मैं क्या है 2 नंबर पे बिठाता हूँ, S यहाँ पे आ जाएगा। तो उसके बाद में देखो भी S को 2 नंबर पे बिठा दिया, सॉरी T को 2 नंबर पे, S को 3 नंबर पे, R यहाँ पे आ जाएगा और P यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में देखो भी उसके बाद में इसने U और R के बीच में 1 2 और 3 कैंडिडेट है वो U और R के बीच में, U और R के बीच में है वो 3 कैंडिडेट है। तो R तो ये रहा। अब U को कहाँ पे बिठाएं कि बीच में 3 कैंडिडेट आ जाए। तो U को ऊपर बिठाएंगे तो भी सेट नहीं होगा, और नीचे भी बिठाएंगे तो भी सेट नहीं होगा। अगर नीचे बिठाएंगे तो भी 1 और 2 ही आएगा बीच में, U और R के बीच में। U और T के बीच में, सॉरी U और T के बीच में केवल 3 व्यक्ति है भी, U और T के बीच में 3 व्यक्ति हैं। ठीक है, U और T के बीच में 3 व्यक्ति है तो U को मैं ऊपर बिठा देता हूँ भी, 1 2 और 3 सेट हो गया ना, 1 2 और 3 व्यक्ति आ गए। U को मैंने ऊपर बिठा दिया तो U और T के बीच में 3 व्यक्ति है, एक व्यक्ति और बच गया। कौन सा बचा है देखो, और वो बचा है Q। तो यहाँ पे 1 नंबर पे आ जाएगा Q। तो मंजिल क्रमांक 4 पे कौन रहता है, 4 पे R रहता है भाई, 4 पे कौन रहता है, R रहता है। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो 85 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। सोहन अपने घर से सीधे सड़क पर 2 किलोमीटर साइकिल चलाता है, सीधे सड़क पर। अब पता नहीं किस ओर चलाता है, मैं मान लेता हूँ यहाँ से चलाता है। ठीक है, अब दिशा नहीं दे रखी, मैंने मान लिया भी यहाँ पे चलाता है, 2 किलोमीटर चलाता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और एक चौराहे पर पहुँचने के लिए 5 किलोमीटर साइकिल चलाता है, और चौराहे से फिर वह बाएं मुड़ता है और क्या है 2 किलोमीटर साइकिल चलाता है। तो यहाँ पे एकदम इसके पास में आ जाएगा। अब उसका मुख है वो दक्षिण दिशा में है। अब जो जा रहा है तो उसका मुख क्या है, दक्षिण दिशा में। ये दक्षिण है तो इसके जस्ट उल्टी क्या होती है, उत्तर होती है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर पूर्व हो जाएगा, और यहाँ पे पश्चिम हो जाएगा। अब इसने पूछा क्या है, तो वह अपने घर से, ये इसका घर था, इस घर से किस दिशा में साइकिल चलाना शुरू किया, तो इस दिशा में, और इस दिशा में है क्या, उत्तर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट 86 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया है भी यदि 140 विद्यार्थी साइकिल का यूज करते हैं, 140 विद्यार्थी है वो साइकिल का यूज करते हैं, बाइसिकल वाला ये है और बाइसिकल वाले के लिए 8% है। तो 8% बराबर क्या है, 8% बराबर 140 है भी, 140 विद्यार्थी है तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, 8 अपॉन में 8 आ जाएगा। तो कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं, तो कक्षा के अंदर कुल विद्यार्थी 100% मानते हैं। तो 4 से काट दो, 4 2 8 और 25 के 100, 4 एकम 2 एकम 2, 2 7 14, 70, 0 25 7 175। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 25 7 175 यानी 1750। तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 1750 है। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट 88 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अब 88 नंबर क्वेश्चन में आपको दे रखा है यहाँ पे भोजन के बारे में बताना है। ठीक है, अब भोजन के बारे में बताना है। ये न्यूक्लियस का डायग्राम दे रखा है इसने। निम्नलिखित में से अमीबा के पोषण को दर्शाता है, ये न्यूक्लियस है और अमीबा का डायग्राम दे रखा है। इसमें ए और बी के बारे में बताना है भी, ए और बी के बारे में बताना है। तो यहाँ पे देखो भी ये ए, यहाँ पे भोजन है, ये क्या है, भोजन है। तो ए क्या कर रहा है, भी भोजन के लिए जगह बना रहा है, भोजन के लिए, भोजन को अंदर ग्रहण करने के लिए क्या कर रहा है, ये जगह बना रहा है भी। और बी के अंदर क्या हो रहा है, भोजन अंदर चला गया। अब बी जो बी के अंदर है वो हो क्या रहा है, तो बी के अंदर है वो भोजन अंदर चला गया। देख लो भी भोजन अंदर चला गया, भोजन का क्या हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, पाचन हो रहा है। तो यहाँ पे ए तो क्या है, भोजन के लिए जगह बना रहा है, और बी के अंदर है वो क्या, डाइजेशन हो रहा है भी। तो यहाँ पे देखो भी 2 नंबर में, 2 नंबर से बोला इसने, बी है वो क्या है, खाद्य रसदानी है जो कि भोजन का पाचन कर रही है, डाइजेशन हो रहा है। और ए है वो क्या है, ए है
वो पादाब है जो कि भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। ए है वो क्या है, पादाब है, और बी है वो खाद्य रसदानी है जो कि भोजन का पाचन करती है, और ए है वो पादाब है जो कि भोजन का अंतर्ग्रहण करता है, अंदर की ओर भोजन को खींचता है। आगे देखो भी नेक्स्ट 89 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें बोला है भी जनवरी से अप्रैल तक पेट्रोल की दर में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करनी है। कितनी वृद्धि हुई है जनवरी से अप्रैल तक? जनवरी में 90 था और अप्रैल तक आते आते 105 हो गया, तो कितने की वृद्धि होगी? 15 की वृद्धि होगी। कितने पे? 90 पे, इंटू 100, 15 एकम 15, 15 छिकी 90, तो 100 बटा क्या आ जाएगा 6, तो ये आपका हो जाएगा 100 बटा 6, तो 100 बटा 6, तो ये काटो 50 बटा 3 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड कर दो 3 से, तो ये आपका हो जाएगा 2 एकम 3 एकम 3, बच गया 2 20, और 3 छिके 18, और ये आ जाएगा 2 बटा 3, तो 16 से 2 बटा 3 लगभग। अनुमानित प्रतिशत कितना है? तो 17% आ जाएगा। एक नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन है। यदि 13 अक्टूबर 1995 को शुक्रवार है तो 17 नवंबर 2000 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? अब देखो भी 1995 के बाद में 1996 आता है, फिर 97 आता है, फिर 98 आता है, फिर 99 आता है, और फिर 2000 आता है। अब 2000 को जाना है। 17 नवंबर को एक बार भूल जाइएगा, आप 2000 में जाओगे तो वो 13 अक्टूबर को ही जा रहे हैं। 13 अक्टूबर 2000 तक आपको ज्ञात करना है। तो ये 1 2 3 4 और 5 हो गए भी। अब इसके अंदर है वो 2 लीप वर्ष काउंट हो रहे हैं, क्योंकि 1996 इसमें भी फरवरी काउंट हो रही है और 2000 के अंदर भी फरवरी काउंट हो रही है। तो टोटल है वो कितने हो गए? 7 हो गए। टोटल है वो लीप टोटल आपका जो ओड डेज बना है, विषम दिन बने हैं, वो 7 बने हैं। 7 बने यानी 7 का भाग दोगे तो 0। 0 सेंसिबल का मतलब क्या है? 13 अक्टूबर 2000 को कौन सा दिन है? तो वो शुक्रवार ही हो जाएगा भी, शुक्रवार ही हो जाएगा, क्योंकि सेंसिबल है वो 0 बचा है, शुक्रवार हो जाएगा। अब आपको चलना क्या है? अब आपको 17 नवंबर तक चलना है। 17 नवंबर तक चलना है, तो यहाँ पे अक्टूबर 31 का होता है, 13 तक चले गए तो बाद में बचा कितना? 18 बच गया अभी। और उसके बाद में 17 नवंबर तक जाना है। 17 नवंबर तक जाना है, तो यहाँ पे इसमें 17 और ऐड कर दो। तो देखो अभी 7 से डिवाइड करोगे, 8 और 7 15, और 2 और 1 3, 35 बटा 7, तो पूरा डिवाइड हो गया। सेंसिबल 0, कहने का मतलब क्या? शुक्रवार ही होगा, यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो 91 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अवक्षेपण अभिक्रिया के लिए सही विकल्प का चयन करो। अवक्षेपण अभिक्रिया कहते कैसे हैं? तो देखो भी 2 स्वच्छ विलयनों को मिलाने पर ठोस द्रव्यमान अलग हो जाता है। 2 स्वच्छ विलयनों को मिलाने पर ठोस द्रव्यमान है वो अलग हो जाता है, उसे अपन क्या बोलते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं। परिभाषा है वो याद रखना भी। 2 स्वच्छ विलयनों को मिलाने पर ठोस द्रव्यमान अलग हो जाता है, तो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं। अब देखो भी यहाँ पे कौन सा नियम लग रहा है? 8, फिर 9 और फिर 22, और उसके बाद में 3, 9 और 12। अब देखो इसके अंदर कौन सा नियम लगा रहा है भी ये? अब 8, 9 और 12, 8 और 9 को जोड़ो, 8 और 9 को जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा भाई? 17 और 27 होते हैं भी, सॉरी 17 होता है, ये तो सही नहीं है। तो उसके बाद में 22 का आधा करो, 22 का आधा करोगे तो कितना आ रहा है? 11 आ रहा है, 11 आ रहा है। तो इसके अंदर भी कोई नियम लागू हो रहा है क्या? इसके अंदर भी कोई नियम लागू नहीं हो रहा। 8 के बीच में कितने का अंतर है? अब यहाँ पे देखो भी, यहाँ पे 22 है, तो 8 और 19 है भी, ये 8 और 19 है, ठीक है, 8 और 19 है। अब यहाँ पे ये देखो भी 22 का आधा करो 11, और इन दोनों का अंतर देखो भी कितने का आ रहा है? इन दोनों का अंतर 11 और 8 19 होते हैं। इसी प्रकार से 12 का आधा करो, कितना आ रहा है? 12 का आधा करो 6, इन दोनों का अंतर कितने का है? 6 का अंतर है। इसी प्रकार से 17, 21 और 8 का आधा करो, कितना है? 8 का आधा करोगे 4 आ रहा है, तो 21 और 4 17 और 4 21, 17 और 4 21, इनके बीच में भी 4 का अंतर है। तो यहाँ पे आपका एक नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन देखो अभी आपके सामने है। इसमें बोला गया है कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान आपको पता होना चाहिए भी सभी का। 30 तक के जो एलिमेंट है मैंने आपको याद करने को बोला, तो उसका द्रव्यमान भी आपको पता होना चाहिए। तो कार्बन है वो 6 नंबर पे आता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या है? 6 नंबर पे आता है। और बेसिकली अगर आपको याद नहीं होता है तो कार्बन 6 आता है तो परमाणु क्रमांक दुगना कर दो, तो यहाँ पे इसका 12 U है वो इसका क्या आ जाएगा? द्रव्यमान आ जाएगा कार्बन का।
और हाइड्रोजन है वो एक, हाइड्रोजन एक पे आता है, तो यहाँ पे क्या है, इसका हाइड्रोजन का एक ही होता है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान है वो एक ही होता है, कार्बन का द्रव्यमान है वो कार्बन का द्रव्यमान है वो 12 होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन। ये द्रव्यमान है वो आपको याद रखना पड़ेगा भी, ठीक है, द्रव्यमान सभी का याद रखना पड़ेगा 30 तक का। आगे देखो भी नेक्स्ट 94 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब 94 नंबर क्वेश्चन में 18 भाग को क्या लिखेगा, ये प्लस लिखेगा, और 18 माइनस को क्या लिखेगा, माइनस को गुणा लिखता है 2, और उसके बाद में ब्रैकेट बंद, और गुणा को क्या लिखेगा, गुणा को भाग लिखेगा 9, और प्लस को क्या लिखेगा -16, और बराबर बताना है क्या आएगा। तो 18 प्लस में 18 2 36, और भाग में 9, 9 1 9, 9 चौका 36, तो ये हो जाएगा 8, 18 प्लस में 4 माइनस में 16, तो ये 18 और 4 22, 22 में 16 जाएगा, तो आपका कितना बचेगा, 6 बचेगा। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन, 95 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज नहीं है। सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH किटवाइस, सॉरी NaOH होता है, NaOH होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं है, ये आपको बताना है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग है वो मिष्टान बनाने में यूज नहीं किया जाता भी, मिठाई बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज नहीं करते, बाकी डिटर्जेंट बनाने के लिए भी करते हैं, कागज बनाने के लिए भी करते हैं, धातु के डिग्रीसिंग में भी NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। तो आपका 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 96 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें बताना है भाई आपको ऐसी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं जिसके ठीक बाद एक सम संख्या है। ऐसी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं जिसके ठीक बाद एक सम संख्या, तो यहाँ पे 1 आ गया, और उसके बाद में देखो भी ये सम है और नहीं है अभी, तो यहाँ पे एक ही ऐसा जोड़ा है। आगे देखो नेक्स्ट 97 नंबर क्वेश्चन है। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का यूज किया है। तो यहाँ पे उद्यान मटर का यूज करता है। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का उपयोग किया जाता है, तो वो उद्यान मटर का यूज करता है, यानी 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट, अगर किसी की पावर 0 है तो इसका मतलब क्या है, उसका मान 1 है, प्लस में 1 माइनस में 1 प्लस में 1, और यहाँ पे गुणा में 1 है तो गुणा में 1 हो जाएगा भी। 5 की पावर 0 है। अब देखो भी प्लस का 1 यानी प्लस का 2 और 1 3 हो जाएगा भी टोटल, यानी ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का, और ये भी प्लस का, टोटल 3 माइनस में 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 99 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। 99 नंबर क्वेश्चन है भी एक चालक का प्रतिरोध ताप में परिवर्तन के लगभग अप्रभावित रहता है। एक चालक का प्रतिरोध है वो ताप में परिवर्तन के लगभग अप्रभावित रहता है। लगभग क्या है, अप्रभावित रहता है। प्रतिरोध है वो ताप में परिवर्तन से अप्रभावित रहता है। तो यह चालक किसका बना है, तो ये चालक है वो मैग्नीन का बना है। और मैग्नीन क्या होती है, एक मिश्र धातु होती है भी, जिसकी प्रतिरोधकता है वो क्या होती है, प्रतिरोधकता अधिकतम होती है भी, जिसकी प्रतिरोधकता अधिकतम होती है। तो चालक का प्रतिरोध ताप के परिवर्तन के लगभग अप्रभावित रहता है। अगर ताप अपन ने बढ़ा दिया तो भी प्रतिरोध क्या है, अप्रभावित रहता है। तो इसका मतलब क्या है, उसके अंदर है वो धारा प्रवाहित हो नहीं रही, धारा प्रवाहित है वो नहीं हो रही है। तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा भी, मैग्नीन होगा। मैग्नीन की प्रतिरोधकता है वो अधिकतम होती है, और मैग्नीन एक क्या है, मिश्र धातु है भी। आगे चलते हैं नेक्स्ट 100 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। 100 नंबर क्वेश्चन में बोला भी शरीर के इनमें से किस अंग में उपास्थि ऊतक है, कार्टिलेज टिश्यूज पाए जाते हैं, कार्टिलेज टिश्यूज नहीं पाए जाते, ये आपको बताना है। तो वृक्क के यानी किडनी के अंदर है वो आपको कार्टिलेज टिश्यूज नहीं पाए जाएंगे, यानी उपास्थि ऊतक नहीं पाए जाएंगे। जो सी आकार के छल्ले है ना वो नहीं पाए जाते। नाक के अंदर है वो ये कार्टिलेज टिश्यू पाया जाता है, जिसके कारण है वो नाक है वो क्या है, संकुचन नहीं होती है भी, ठीक है। और कंठ के अंदर है, उसके अंदर कंठों के अंदर भी है वो ये सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं भी। तो सी आकार के जो छल्ले हैं वो किसके बने होते हैं, तो उपास्थि ऊतक या फिर कार्टिलेज टिश्यू के बने होते हैं। और कान के अंदर भी क्या है, ये कान को सिकुड़ने नहीं देते। कान को आप अपने हाथ से सिकुड़ सकते हैं, लेकिन कान है वो ऑटोमेटिकली नहीं सिकुड़ता भी। तो यहाँ पे कान, कंठ और नाक है, इसके अंदर है वो उपास्थि ऊतक होते हैं भी। ये उपास्थि ऊतक से बने होते हैं, कार्टिलेज टिश्यूज पाए जाते हैं इसके अंदर। लेकिन किडनी है इसके अंदर है वो कार्टिलेज टिश्यूज नहीं पाया जाता। तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा।
तो आज अपन ने एक मॉडल पेपर यानी एक जो पेपर है वो आपका प्रीवियस पेपर वो अपन ने कंप्लीट कर लिया। क्लास कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी है तो दिल से लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। अपन अगली जो क्लास रहेगी उसमें 13 सितंबर 2022 को जो पहली पारी में पेपर हुआ था उस पेपर को उठाने वाले हैं, यानी उस पेपर को सोल्व करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।